तो वेलकम एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है क्यूबरनेटिस के फाइनल सेशन में। बिफोर आई स्टार्ट, आप जस्ट एक बार कंफर्म कर दें कि आपको मेरी आवाज आ रही है और मेरी स्क्रीन प्रॉपरली विजिबल है आपको। Yes, Krishna. ठीक है, थैंक यू। तो आज Yes, के Aryan. हाँ, ओके, थैंक यू। तो आज हम फाइनल सेशन करने जा रहे हैं क्यूबरनेटिस का। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं डायरेक्ट आज की एजेंडा पे आता हूँ। ये सारी स्लाइड्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग रिकॉर्डिंग से भी ले सकते हैं, प्लस आपको मैंने लिंक शेयर किया हुआ है, आप वहां से पीपीटी डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, एनी अदर सपोर्ट आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक बेसिक डिफरेंस, जो कि क्लाउड के अंदर हमें दो तरीके की सर्विसेज मिलती हैं। फर्स्ट इज योर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, दूसरा होता है आपका प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। इन दोनों के ऊपर हमने सेशन किया हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का बेस्ट एग्जांपल था आपका ओपन स्टैक। अदर क्लाउड प्रोवाइडर्स भी इसके एग्जांपल हैं। इसके बाद जो सेकंड कैटेगरी आती है क्लाउड के अंदर ही, वो होता है आपका प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो आप ये देखें कि जो क्लाउड जो डोमेन है, ठीक है, वो आपको क्या ऑफर करता है। पहली चीज वो आपको ऑफर करता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का क्या मतलब होता है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है और आप उस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके आप अपनी डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं या डेवलपमेंट कर सकते हैं, जैसा भी आपका रिक्वायरमेंट है। दूसरी जो टाइप होती है वो होता है आपका प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अब प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में क्या होता है कि आपको एक प्लेटफॉर्म बना के दे दिया जाता है, आपको उस प्लेटफॉर्म के ऊपर डायरेक्टली अपना एप्लीकेशन का काम शुरू करना होता है, जिसको कि हम और थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ मैं आपको। पहले हम समझते हैं कि होता क्या है। देखो, दो तरीके की वर्चुअलाइजेशन और टेक्नोलॉजी आज की डेट में एग्जिस्ट करती हैं। बिकॉज हम आज पढ़ रहे हैं, अगर 21st कह सकते हैं ईयर 2021 में, तो हमारे पास आज की डेट में दो तरीके की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। पहला है हमारा वर्चुअलाइजेशन ऑफ हार्डवेयर, दूसरा है हमारा वर्चुअलाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। वर्चुअलाइजेशन ऑफ हार्डवेयर का मतलब क्या होता है कि आपके पास एक फिजिकल सर्वर है, एक फिजिकल सर्वर को आप वर्चुअलाइज करके उसको मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स में कन्वर्ट करते हो। तो जैसे मैं आपको बोलूं कि आपने एक फिजिकल हार्डवेयर परचेज किया, उस फिजिकल हार्डवेयर को आपने ट्रांसलेट किया, कन्वर्ट किया है विद द हेल्प ऑफ सम टेक्नोलॉजी टूल्स इनटू वर्चुअल मशीन्स, तो वो आपका सिंगल सर्वर वर्चुअल मशीन्स में कन्वर्ट हो गया। एट द सेम टाइम प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की जब हम बात करते हैं, तो इट इज अबाउट वर्चुअलाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। वर्चुअलाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मतलब ये कि आपके पास एक ओएस इंस्टॉल्ड है आपके सिस्टम में, ठीक है, आपका सर्वर है, उस सर्वर के ऊपर आपने ओएस इंस्टॉल किया हुआ है। अब आप उस ओएस के ऊपर, उसके टॉप पे मल्टीपल वो लॉजिकल ओएस रन कर सकते हो। अब आप बोलोगे यार ये बात डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है कि एक ओएस के ऊपर ओएस कैसे चलता है, ठीक है। बिकॉज हम दो सेशंस ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आई एज्यूम कि इस स्टेटमेंट को आप डाइजेस्ट कर पा रहे होगे। मे बी समवन जो अभी नया अभी ज्वाइन करेगा या जिसको अभी नहीं पता है, तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन इट अगेन। ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉजिकल ऑपरेटिंग सिस्टम में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सम टूल्स और सॉफ्टवेयर, जिसके मैं अभी नाम लूंगा। तो फिजिकल ओएस को आपने लॉजिकल ओएस में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली ये है कि फिजिकल ओएस से जब आप लॉजिकल ओएस में जाते हो, तो दैट इज नॉट इक्वल टू फिजिकल सर्वर टू वर्चुअल मशीन। क्योंकि जब आप फिजिकल से वर्चुअल मशीन में जाते हो, तो आपका क्या होता है, रैम जो होता है वो वर्चुअल रैम बन जाता है, सीपीयू वर्चुअल सीपीयू बन जाता है, नेटवर्क वर्चुअल नेटवर्क बन जाता है, स्टोरेज वर्चुअल स्टोरेज बन जाता है। तो इट इज इजी टू कोरिलेट किया, ठीक है, मेरे पास फिजिकली सर्वर था, फिजिकल रैम था, फिजिकल सीपीयू था, वो वर्चुअली कन्वर्ट होके अगेन वो सीपीयू ही कहलाता है। लेकिन जब मैं कहता हूँ कि वर्चुअलाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वर्चुअलाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये नहीं होता कि ओएस जो है वो इक्वल टू एक वर्चुअल ओएस बन जाता है, नहीं। लॉजिकल ओएस मैंने बोला है। लॉजिकल ओएस क्यों बोला है, ये क्या होता है, ये कंटेनर में ट्रांसफॉर्म होता है। तो जो ये लॉजिकल होता है, इट इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू अ कंटेनर। कंटेनर क्या होते हैं, एक रन टाइम एनवायरनमेंट होता है। जब कोई कंटेनर के अंदर होता है तो उसको ऐसा लगता है कि वो एक सर्वर के अंदर है, बट एक्चुअली में वो सर्वर नहीं होता है, ठीक है। तो ये हाई लेवल पे बता रहा हूँ मैं आपको।
इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में आप कैसे कन्वर्ट करते हो एक वर्चुअल फिजिकल सर्वर को वर्चुअल सर्वर के अंदर, विद द हेल्प ऑफ टाइप वन हाइपरवाइजर। टाइप वन हाइपरवाइजर क्या होता है ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है। जस्ट एक टेक्निक होती है जिसके अंदर आप अपने फिजिकल रिसोर्सेज को वर्चुअल रिसोर्सेज में कन्वर्ट करते हो, और हम हमेशा टाइप वन हाइपरवाइजर ही यूज करते हैं, टाइप टू हाइपरवाइजर हम यूज नहीं करते। इसका रीजन भी मैंने आपको बताया था। प्रोडक्शन सिस्टम पे टाइप वन होता क्या है, देखो, टाइप वन का मतलब ये होता है कि आपने डायरेक्ट सर्वर लिया और सर्वर के ऊपर ही आपने हाइपरवाइजर डाल दिया, दैट्स इट। अब वो जो भी उसके ऊपर बिल्ड होगा, दैट विल बी नोन एज वर्चुअल मशीन, और वो जो भी रिसोर्सेज लेगा वो डायरेक्टली आपके हार्डवेयर से लेगा। टाइप टू इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ हाइपरवाइजर। आप क्या करते हो, पहले आप एक ओएस डालते हो, उस ओएस के ऊपर आप एक हाइपरवाइजर डालते हो, देन आप फिर उसके ऊपर वीएम चलाते हो। सॉरी। तो उस केस में क्या होता है कि जो आपके वीएम्स होते हैं उनको जो रिसोर्सेज चाहिए होती हैं वो आती हैं आपकी वर्चुअल मशीन से, सॉरी, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो दैट इज नोन एज टाइप टू हाइपरवाइजर। वो रिकमेंडेड होता है जब आप कुछ R&D कर रहे हो या आप कुछ लर्निंग पर्पज से सीखना चाहते हो, देन हम इस तरीके का हाइपरवाइजर यूज करते हैं। बट अगर आप कस्टमर को कुछ डिलीवर करना चाहते हो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप हमेशा टाइप वन हाइपरवाइजर ही डिप्लॉय करते हो। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के अंदर आप क्या टूल यूज करते हो, डेट इज नोन एज डॉकर इंजन। डॉकर इंजन एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल होता है, और जब वो इंस्टॉल हो जाता है तो वो फिर आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप मल्टीपल कंटेनर्स रन कर सकते हो उस डॉकर की हेल्प से। मल्टीपल कंटेनर इज इक्वल टू योर लॉजिकल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर मैं लेमैन टर्म्स में बात करूं तो मैंने एक लाइनक्स 7.4 का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है, रेड हैट 7.4, मेरे सर्वर के अंदर। उसके ऊपर मैंने एक डॉकर इंजन डाला। अब जो कंटेनर्स बनेंगे, तो क्वेश्चन ये कोई मतलब ये राइज हो सकता है कि क्या वो कंटेनर भी रेल 7.4 होगा? तो आंसर इज नो। जो कंटेनर आप रन करोगे, आप डिमांड करोगे कि आपको किस तरीके का एनवायरनमेंट चाहिए। एनवायरनमेंट इन द सेंस कि क्या आपको CentOS 8 चाहिए, तो आप CentOS 8 का कंटेनर रन कर सकते हो। आप बोलते हो मुझे उबंटू चाहिए, आप उबंटू का कंटेनर रन कर सकते हो। आप बोलते हो कि नहीं मुझे तो क्या कहते हैं स्पेसिफिक कोई डेबियन चाहिए, या फिर क्या कहते हैं किसी भी टाइप का मुझे फ्लेवर ऑफ लिनक्स चाहिए। बट जो नीचे आपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है, दैट इज योर रेल 7.4। तो वो रेल 7.4 आपको कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल कि वो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम का एनवायरनमेंट दे सकता है? इट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ डॉकर इंजन। डॉकर इंजन ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सॉफ्टवेयर डेवलप किया जिसके अंदर वो क्या करते हैं कि वो एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। वो आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि आप डॉकर की जो रेपोजिटरी होती है, ग्लोबल रेपोजिटरी, आप वहां पे कनेक्ट करेंगे। उस ग्लोबल रेपोजिटरी को कनेक्ट करने के बाद आप क्या करते हैं, वहां से आप अपनी कंटेनर की इमेजेस डाउनलोड करते हैं, एंड देन उस इमेज को डाउनलोड करके आप क्या करते हैं, आप अपना कंटेनर रन करते हैं। तो आपके अपने सिस्टम में क्या होता है, ऑफलाइन रेपोजिटरी। उस ऑफलाइन रेपोजिटरी में आप अपने इमेजेस सेव करते हो, जो कि कुछ कुछ मिलता कॉन्सेप्ट है आपके ओपन स्टैक से, ठीक है। अब आप ये समझें कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में आप हाइपरवाइजर यूज करते हैं, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में आप डॉकर यूज करते हैं। पर ये जो टेक्नोलॉजी है, इट इज लिमिटेड टू सिंगल होस्ट। सिंगल होस्ट का मतलब क्या है कि आप एक सिंगल फिजिकल सर्वर पे अगर आप टाइप वन हाइपरवाइजर डालते हैं तो आप उसके ऊपर अराउंड 5 और 10, नो लिमिटेशन, लाइक जस्ट कि आप कितने भी वीएम्स चला सकते हैं। जब मैं नो लिमिटेशन बोलता हूँ तो दैट डजंट मीन अनलिमिटेड। इट टोटली डिपेंड्स ऑन दी हार्डवेयर कैपेबिलिटी कि आपने कितनी कैपेसिटी का हार्डवेयर रखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग, और आप कितना डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो। अगर आप मान लो कि फॉर एग्जांपल, जस्ट एग्जांपल देता हूँ, आपने अगर 64 GB की रैम है आपके सर्वर की कैपेसिटी, और आप एक एक जीबी के वीएम्स बनाते हो, तो दैट मीन्स कि आप 64 वीएम्स बना सकते हो विद द कैपेसिटी ऑफ 1 GB। कन्वर्जन जब होता है फिजिकल टू वर्चुअल, देर इज सम फैक्टर, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था उस टाइम पे। कुछ फैक्टर होता है जिसके बेसिस पे आपका कन्वर्जन होता है, ओवर कमिटमेंट और अंडर कमिटमेंट, जिसमें वो ज्यादा भी दिख सकता है कम भी दिख सकता है, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है। पर अभी मैं क्या हमको समझाना चाह रहा हूँ कि आप एक फिजिकल सर्वर पे वीएम चला रहे हो, सिमिलरली आप एक फिजिकल ओएस के ऊपर मल्टीपल कंटेनर्स चला रहे हो, बट द प्रॉब्लम इज लिमिटेशन। आप एक सिंगल होस्ट के ऊपर ही ये सारा काम कर रहे हो। अब सिंगल होस्ट अगर आपका गया, पावर डाउन हो गया, करप्ट हो गया, क्रैश हो गया, दैट मीन्स कि आप सब कुछ लूज करोगे। आपके उस होस्ट के ऊपर जो भी चल रहा है,
ठीक है, आपके उस होस्ट के ऊपर जो भी चल रहा है आपकी वो हर चीज लूज हो जाती है। तो ये एक बहुत ही बड़ी लिमिटेशन थी, चाहे वो आप हाइपरवाइजर की बात करो, चाहे आप उसको डॉकर इंजन की बात करो, इन दोनों ही टेक्नोलॉजी के अंदर ये सबसे बड़ी लिमिटेशन थी जो इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ने से रोक रही थी। क्यों? क्योंकि आपने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सॉल्यूशन बनाया। आप ही कहते हो कि आई कैन ट्रांसलेट एवरीथिंग इनटू वर्चुअल, बट जो ट्रांसलेशन है दैट इज लिमिटेड ओनली टू सिंगल होस्ट। अब सिंगल होस्ट में प्रॉब्लम क्या होती है कि सिंगल होस्ट अगर वो डाउन होता है तो यू डोंट हैव रिडंडेंसी। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था जिसको कि ओवरकम किया डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज ने। जैसे कि आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास आता है ओपन स्टैक। ओपन स्टैक एक ऐसा आर्किटेक्चर है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। सिमिलरली अगर आप प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस की बात करते हैं तो क्यूबरनेटिस, क्यूबरनेटिस भी एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अगर आप ये देखेंगे तो मैंने यहाँ पे क्लास में एक डायग्राम ड्रॉ किया है। ये डायग्राम बेसिकली एक कंपैरिजन है। ये स्लाइड मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, इट इज प्योरली आपके कंपैरिजन के लिए। आप अभी तक जो है दो तरीके की टेक्नोलॉजी पढ़ चुके हैं। वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस जिसके अंदर हमने ओपन स्टैक पढ़ा था। सेकेंड इज योर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस जिसके अंदर हमने क्यूबरनेटिस पढ़ा है और आज हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, राइट। इन दोनों ही प्लेटफॉर्म्स की जो मतलब बोला जाए, इन दोनों ही टेक्नोलॉजी का एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में हाइपरवाइजर को ही यूज करके एडवांस किया गया है। यहाँ पे आप क्या करते हो, एक पूल बनाते हो, एक ऐसा पूल जहां पे आपको ये प्रॉब्लम नहीं आती है कि आपका वीएम अगर एक फिजिकल होस्ट पे चलता है और वो वीएम अगर डाउन हो जाती है तो आप एक प्रॉब्लम में आ जाओगे। वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है, आपकी वीएम इवैक्यूएट कर सकती है, माइग्रेट कर सकती है अदर होस्ट पे। सिमिलरली कंटेनर्स के केसेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि आप अगर एक फिजिकल इंजन के ऊपर अगर कंटेनर्स चलाते हो तो आपका कंटेनर अगर होस्ट चला गया तो कंटेनर लूज हो जाएंगे। तो क्यूबरनेटिस क्या करता है, इट मेक श्योर कि आपके जो कंटेनर्स हैं, अगर आपका कभी भी होस्ट अगर डाउन होता है तो इट ऑटोमेटिकली गेट्स माइग्रेटेड टू अदर अवेलेबल नोड्स। तो अदर जो नोड्स हैं उनके ऊपर वो माइग्रेट हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो हम सबसे बड़ी लिमिटेशन को फेस कर रहे थे उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन दो डिफरेंट तरीके की टेक्नोलॉजीज को जो है ऑफर किया गया डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज ने। एक आपकी ओपन स्टैक का प्रोजेक्ट है, एक है आपका क्यूबरनेटिस का। तो आप इसको बहुत अच्छी तरह समझ लें कि ओपन स्टैक क्या होता है और क्यूबरनेटिस क्या होता है, और ये दोनों ही क्लाउड का एक फॉर्म है। आप अगर क्यूबरनेटिस पे काम करते हैं, अगर आप ओपन स्टैक पे काम करते हैं तो इट मीन्स सेम थिंग। आप स्टिल एक अम्ब्रेला के अंदर आते हैं जिस अम्ब्रेला का नाम है क्लाउड। तो क्लाउड बेसिकली एक अम्ब्रेला है जिसके पास बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट ऑफरिंग्स होती हैं, ठीक है। आप जो ये पढ़ रहे हैं, ये जो चीजें हैं, ये हो सकता है कि ये काइंड ऑफ आईटी और टेलीकॉम में लिमिटेशन दिखें, बट पब्लिक डोमेन में जब हम बात करते हैं, ये आप प्राइवेट क्लाउड के टर्म्स में कह सकते हैं कि इट इज काइंड ऑफ प्राइवेट टेक्नोलॉजी। बट जब आप पब्लिक डोमेन में आते हैं तो पब्लिक डोमेन में आपको अमेजोन है, ठीक है, आपका क्या कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और एप्पल, ये चार बड़े प्रोवाइडर्स हैं जो आपको ये दोनों सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस भी और प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस भी। तो जब आप उनके पास जाएंगे तो वो आपको ऑप्शन देते हैं कि आप उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर सकते हैं। सिमिलरली वो आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जिसके ऊपर आप अपने कंटेनर्स रन कर सकते हैं। तो आई होप आपको दोनों प्लेटफॉर्म्स के बीच का बेसिक डिफरेंस समझ में आया होगा, और ये भी समझ में आया होगा कि ओपन स्टैक के आर्किटेक्चर में ये जो बॉक्सेस अगर आप देख रहे हैं इस डायग्राम के अंदर, तो ये बॉक्सेस एक्चुअली इस नोड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो भी बॉक्सेस आप देख रहे हैं ओपन स्टैक है तो इसके अंदर ये नोड्स हैं। सिमिलरली अगर आप क्यूबरनेटिस देखते हैं तो ये नोड्स हैं। नोड्स मींस या तो वो फिजिकल नोड्स हैं, या तो वो सर्वर है फिजिकल, या तो वर्चुअल मशीन है। इन केस ऑफ ओपन स्टैक वो हमेशा फिजिकल सर्वर होता है। आप कभी भी एक वर्चुअल मशीन के ऊपर दोबारा वर्चुअल ओपन स्टैक नहीं बनाते हो। अदरवाइज मतलब इन केस अगर आपको लर्निंग करनी है, अगर आपको कुछ सीखना है, पढ़ना है, तो वो अलग बात है। बट जब आप कभी कस्टमर के लिए कुछ डिलीवर करते हो तो आप ऐसा काम कभी भी नहीं करते हो। तो आप क्या करते हो, थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ 2 मिनट का। ओपन स्टैक में आपका एक सबसे पहला नोड होता है जिसको बेसिकली आप कहते हो ना जंप। जंप सर्वर आपने पढ़ा होगा, जंप कॉन्सेप्ट ना बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा। जब हमें कोई भी प्लेटफॉर्म डिप्लॉय करना होता है ना, कभी भी कोई भी किसी भी तरीके का काम करना होता है, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है, हमें पहले एक ऐसा नोड या सर्वर चाहिए होता है जिसके ऊपर हम अपने सारे पैकेजेस डाल सकें, ठीक है।
उसके ऊपर हम अपने पैकेजेस रखते हैं और वहां से फिर हम अपना एक्चुअल डिप्लॉयमेंट स्टार्ट करते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके ओपन स्टैक ने क्या कहा कि हम एक अंडर क्लाउड रखेंगे, जो कि बेसिकली एक तरीके से जंप सर्वर समझ सकते हो आप। वो जंप सर्वर करता क्या है, वो पूरे ओपन स्टैक को डिप्लॉय करता है। तो इसीलिए उन्होंने उसको डिवाइड कर दिया लॉजिकली दो पार्ट में, अंडर क्लाउड एंड ओवर क्लाउड। अंडर क्लाउड में आप एक फिजिकल सर्वर लेते हो, उसके ऊपर आप एक वीएम बनाते हो, उस वीएम के अंदर आप अंडर क्लाउड का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, सर्वर इंस्टॉल करते हो बेसिकली। उस सर्वर की हेल्प से आप अपना पूरा प्रोडक्शन डिप्लॉय करते हो। प्रोडक्शन में देखो क्या होता है, प्रोडक्शन में होता है आपके पास कंट्रोलर, 3 कंट्रोलर एंड एन नंबर ऑफ कंप्यूट। एन नंबर ऑफ कंप्यूट देखो, मैं आप एन एन बोल रहा हूँ, तो एन को आप इन्फिनिटी मत समझना, एन की भी एक लिमिटेशन होती है। एन मतलब इट कैन बी 1 2 3 4 5 6 7 8 डिपेंडिंग ऑन योर नीड, आपको कितने कंप्यूट चाहिए। पर इसकी भी एक लिमिट होती है, ऐसा नहीं है कि आप 500 800 1000 कंप्यूट एक साथ ऐड कर सकते हो, उसकी भी एक लिमिटेशन होती है, ठीक है। इसी तरीके से जब हम क्यूबरनेटिस में आते हैं, तो क्यूबरनेटिस में भी क्या होता है, क्यूबरनेटिस में 3 तरीके की नोड होती हैं। पहली नोड जिसको हम बोलते हैं मास्टर नोड, दूसरी नोड जिसको हम बोलते हैं वर्कर नोड, और तीसरी नोड होती है हमारी एज नोड। तीनों नोड का अपना अपना रोल है, ठीक है। एक्चुअल जो कंटेनर्स चलते हैं या पॉड बोलते हैं, ठीक है। अब हम क्यूबरनेटिस की जब बात करेंगे तो हम हमेशा पॉड वर्ड यूज करते हैं, कंटेनर यूज नहीं करते। मैंने आपको डिफरेंस पीछे के सेशन में बताया था कि पॉड और कंटेनर के बीच में क्या डिफरेंस है। मैं फिर दोबारा से बताऊंगा आगे एक दो स्लाइड्स के बाद कि क्या डिफरेंस है पॉड और कंटेनर के बीच में। बट अभी आप ये समझें कि अगर आप क्यूबरनेटिस की बात कर रहे हैं, स्पेशली क्यूबरनेटिस की, तो आप कंटेनर वर्ड ना यूज करें, आप बोले पॉड। पॉड कंटेनर बहुत लिटिल स्लाइटली डिफरेंस है, मैं समझा दूंगा आगे चल के। तो जो आपकी जो एक्चुअल जो बोला जाए तो जो पॉड्स होती हैं वो आपकी चलती हैं वर्कर नोड पे, और लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं मास्टर नोड। तो मास्टर क्या करता है, जैसा कि इसका नाम है, ये कंट्रोल करता है, ये आपके क्यूबरनेटिस को कंट्रोल करता है कि आपके वर्कर्स प्रॉपरली काम कर रहे हैं, उन वर्कर्स के ऊपर कंटेनर सही से रन कर रहे हैं। अगर कोई वर्कर डाउन हो जाता है तो वो सारे कंटेनर्स माइग्रेट होकर दूसरे नोड पे जा रहे हैं, ये सारा काम मास्टर का होता है। प्लस जो हमारा जो एज होता है, एज बेसिकली क्या होता है ना, आपको बाहर दुनिया से बात करनी है, आउटसाइड वर्ल्ड से अगर कम्युनिकेट करना है, देन यू नीड एज। अब एज क्यों चाहिए, आप बोलोगे यार मैं तो नॉर्मली जब मैं वीएम बनाता था, अगर आप देखोगे वर्चुअलाइजेशन के केस में, वीएम के वर्चुअलाइजेशन के केस में आप क्या करते हो, आप वीएम बनाते हो, वीएम पे आप एक नेटवर्क अटैच करते हो, चाहे आप एडब्ल्यूएस पे करो, ओपन स्टैक पे करो, या किसी भी क्लाउड पे। आप क्या करते हो, आप बेसिकली एक वीएम बनाते हो, उसके साथ आप नेटवर्क अटैच करते हो, और उस नेटवर्क की हेल्प से आप बाहर किसी को भी रीच कर सकते हो। यहाँ ऐसा नहीं होता है। आपने अगर मेरे प्रीवियस सेशन को अगर पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा कि जब हम ओएस का वर्चुअलाइजेशन करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, जो कंटेनर्स बनती हैं, जो कंटेनर्स कंटेनर्स की ना तो सीपीयू होता है, ना तो रैम होता है, ना तो स्टोरेज होता है, और ना ही उसका आईपी होता है। जब हम क्यूबरनेटिस की बात करते हैं, तो क्यूबरनेटिस ने उसको एक लेवल अप कर दिया है। क्यूबरनेटिस का ये कहना है कि कंटेनर जो है वो हमारा पॉड बन जाता है। मीन्स कंटेनर कंटेनर ही रहता है, उसको एक लॉजिकली एक रैपिंग कर दी जाती है विद एन आईपी। तो अगर मैं कंटेनर को एक आईपी दे दूं, और क्यूबरनेटिस में आने के बाद मैं उसको बोलता हूँ पॉड। तो यही डिफरेंस है कंटेनर और पॉड का। पॉड के अंदर कंटेनर ही चलती है, आप पॉड में एक से ज्यादा कंटेनर चला सकते हो, या आप एक कंटेनर भी चला सकते हो। पॉड की एक आईपी होती है, वो आईपी हेल्प करती है टू गो आउटसाइड एंड टॉक। बट वो आईपी आप कभी भी आप बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमेशा पॉड को जो आईपी मिलती है वो इंटरनल आईपी मिलती है। अब आप एज्यूम करो कि मैं अगर कस्टमर के पास जाता हूँ, मैं बोलता हूँ मैं एक नेटवर्क डिप्लॉय कर रहा हूँ, आप मुझे आईपीज दो। कस्टमर मुझे बोलेगा कि आप मुझे आईपी रिक्वायरमेंट दो, आई विल से कि मैं 5 सर्वर डिप्लॉय करने जा रहा हूँ और मुझे 10 आईपी चाहिए। कस्टमर क्या करता है, कस्टमर मुझे एक सबनेट बना के दे देता है, उसके अंदर वो ऐसा सबनेट बनाता है कि मेरे पास 10 आईपी हो, सो दैट मैं और आईपीज को वेस्ट ना करूं। लेकिन जब आप कंटेनर्स की बात करते हो, तो क्या आप सिर्फ 5 या 10 कंटेनर चलाओगे? नो। इन फ्यूचर आप इस पे हो सकता है कि 500 कंटेनर चलाओ, या इवन आप 5000 कंटेनर्स भी चला सकते हो, और टू बी प्रिसाइज आई से आप इसके ऊपर 5000 पॉड चला सकते हो। तो क्या उस केस में आपको 5000 आईपी कौन देगा? तो इसीलिए पॉड्स की कभी भी आईपी एक्सटर्नल नहीं होती है, पॉड हमेशा इंटरनल आईपी पे होता है। अब ये इंटरनल आईपी पे होगा तो ऑब्वियसली ये बात नहीं कर सकता बाहर से किसी से भी। दैट इज वाई हमारे पास होता है एज। एज क्या करता है, इंटरनल टू एक्सटर्नल ट्रांसलेशन करता है। तो इस पॉड को अगर बाहर से बात करना है, या किसी बाहर के क्लाइंट को इस पॉड से बात करना है,
वो क्या करता है, वो इस एज पे आता है और ये एज ट्रांसलेशन करता है। ये एज करता है पब्लिक टू प्राइवेट ट्रांसलेशन, जैसा कि आपने नेटिंग के कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा। तो वो क्या करता है, वो ट्रांसलेशन करता है, तो ये आईपी आपकी प्राइवेट में कन्वर्ट होती है और इस पोर्ट पे चली जाती है। तो इस तरीके से ये कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होता है। तो एज बेसिकली ऐसा नोड है, फिजिकल नोड हो सकता है, वर्चुअल वीएम हो सकती है, जो कि इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, एडमिनिस्ट्रेशन करता है। वर्कर वो नोड होती है जहाँ पे आपके पॉड चलते हैं। मास्टर वो नोड होता है जो पूरे आर्किटेक्चर को कंट्रोल करता है। तो ये बेसिक कंपैरिजन है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ इसमें सर्विस एक का। डाउट था कृष्णा, जैसे हमने बोला कि हम इंटरनली मान लो मैंने 500 पॉड बना दिए, हम्म। राइट। हम्म। अब मैंने वो 500 पॉड मतलब यूजर्स के लिए बनाए होंगे। अब हर पॉड को एक्सेस करने के लिए बाहर से एक आईपी तो चाहिए, तो एक्चुअल में तुम्हें 500 आईपी चाहिए होंगे, हम्म। चाहे वो 5। तो हाँ बिल्कुल मतलब राइट। केस तो वही हो गया कि 500 500 आपको आईपी कौन देगा? अगर मैं मान लो ऐसी टीम बनी है जो 500 मैंने बनाया, फाइनेंस टीम के लिए अलग पॉड बनाया है, अपनी एचआर टीम के लिए अलग पॉड बनाया है, हम्म। ठीक है। वो मैंने ऐसे करके इंडिविजुअली बना दी। मतलब एचआर टीम को 50 पॉड चाहिए, ठीक है, फाइनेंस को 50 पॉड चाहिए। चलो उनका इंटरनल नेटवर्क अलग बात है, बट उनको एक्सटर्नल से एक्सेस करनी है तो वही 5 जितनी जितने पॉड बने उतनी आईपी चाहिए होंगी। नहीं, यहाँ पे प्रिसाइजली मैं करेक्ट करता हूँ। यहाँ क्या होता है कि जो एज नोड होता है वो एक फ्रंट एंड सर्वर की तरह काम करता है, जो आउटसाइड जो भी ट्रैफिक आता है उसको वो एक्सेप्ट करता है, ठीक है। अब वो जो जब एक्सेप्ट करता है ना, तो वो क्या करता है, वहां पे उसके पास मान लो वो जो एक्सटर्नली जब वो आएगा तो वो सिंगल आईपी पे आता है। तो चाहे आपका फाइनेंस हो, चाहे आपका आईटी हो, चाहे आपका एचआर हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, जब वो एक्सटर्नली कोई भी एक्सेस करता है तो वो हमेशा सिंगल यूआरएल को एक्सेस करता है, सिंगल आईपी को एक्सेस करता है। जब वो इस एज पे आता है, अब ये जो इंटरनल आईपीज की आप बात कर रहे हो, इंटरनल आईपीज में क्या होता है कि ये जो एज होता है ना, ये बेसिकली क्या करता है, प्रॉक्सी का काम करता है। प्रॉक्सी का मतलब ये है कि जो एक्सटर्नल नोड है, एक्सटर्नल क्लाइंट है, वो फॉर एग्जांपल आईटी पॉड को एक्सेस करना चाहता है, तो वो आएगा, वो बोलेगा कि मुझे इस पर्टिकुलर ये मेरा डेस्टिनेशन है। पॉड क्या करता है, ये जो एज होता है ये क्या करता है, प्रॉक्सी की तरह काम करता है, कहता है यस मैं वो पॉड हूँ, बिकॉज वो तो आईपी होता है। तो उसको लगता है कि ये वो पॉड है, बट वो बैकएंड में क्या करता है, प्रॉक्सी में वो कन्वर्जन कर देता है। तो वो उस आईपी को इंटरनल आईपी पे लेके जाता है। तो आपने मान लो अगर 5000 पॉड चला रखे हैं, तो ये 5000 जो आईपीज हैं, इट इज नॉट फ्रॉम कस्टमर नेटवर्क, इट इज योर इंटरनल आईपी रेंज। और ये IPv4 और IPv6 दोनों को सपोर्ट करता है। बिकॉज वाई, बिकॉज IPv4 हैज अ लिमिटेशन। IPv4 आपको पता है, मैं पब्लिक, देखो दो तरीके की आईपी होती है आप जानते हो, एक पब्लिक एंड प्राइवेट। पब्लिक डोमेन में जब आप जाते हो तो आप जैसे आप राउटर यूज करते हो अपने यहाँ, तो आप जैसे अगर कभी इंटरनेट कनेक्ट करते हो बाहर अपने घर के वाईफाई से, तो आपकी जो आईपी जाती है, क्या जब आप किसी वेबसाइट को मान लो एक्सेस करते हो, तो उसके पास क्या आपके राउटर की आईपी जाती है या क्या आपके लैपटॉप की आईपी जाती है? नो, उसके पास हमेशा आपके आईएसपी की आईपी जाती है, जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को पता है कि आपका राउटर कहाँ है, कि राउटर की आईपी क्या है। उस राउटर को पता है कि आपके पीछे की आईपी क्या है। तो इस तरीके से हायरार्की चलती है। आप कभी भी एंड डिवाइस की आईपी को पब्लिक डोमेन में ब्रॉडकास्ट नहीं करते हो। तो इसी तरीके से यहाँ भी क्या होता है, जब कोई बाहर से कनेक्ट करता है तो वो आता है आपके पब्लिक आईपी पे। पब्लिक आईपी को पता है, वो एक्सेप्ट करेगा, रूल्स चेक करेगा इनबाउंड आउटबाउंड की, क्या क्या अलाउड है क्या अलाउड नहीं है। बेस्ड ऑन दैट वो क्या करता है, वो इंटरनली ट्रांसलेट करता है। जब वो इंटरनली ट्रांसलेट करता है तो हर एक पॉड को हम आईपी देते हैं। और ये जो आईपी होती है डायनेमिक होती है। डायनेमिक क्यों होती है कि आज एक पॉड रन हो रहा है, वो हो सकता है थोड़े टाइम बाद वो पॉड डिलीट हो जाएगा। तो आईपी असाइनमेंट कभी भी आप स्टैटिक नहीं कर सकते। हमेशा जो डीएचसीपी सर्वर होता है वो डायनेमिक होता है। वो क्या करते हैं, हम डीएचसीपी सर्वर यूज करते हैं, जो हमेशा आपको एक आईपी देगा, और एक टाइम के बाद जब आपका पोर्ट डिलीट हो जाएगा वो आईपी वापस पूल में चली जाएगी। अब इसका फायदा या नुकसान क्या है? फायदा ये है कि आपके अगर पोर्ट्स बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, इससे आपके एक्सटर्नल आर्किटेक्चर को कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर से जो कनेक्ट करता है क्लाइंट, उसके लिए हमेशा जो यूआरएल है या एंड पॉइंट जो डेस्टिनेशन आईपी है, वो हमेशा सेम रहती है। आप इस एज के ऊपर ट्रांसलेशन कर रहे हो, तो इसीलिए आप आराम से स्केल इन स्केल आउट कर सकते हो कभी भी। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है क्यूबरनेटिस का, जो कि आपको शायद फिजिकल डिप्लॉयमेंट में कभी नहीं मिलता। यस, किसी को कुछ कहना है? जी जी कृष्णा, मेरे दो सवाल थे। शायद आप हम्म। अभी लो या एंड में लो, बताइए। अभी क्वेश्चन पूछ सकता नहीं हूँ मैं? नहीं, पूछ लो यार, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली मुझे ये पूछना था, जो इंटरनल मैपिंग होगी वो डीएनएस के थ्रू होगी, राइट?
हाँ तो एग्जैक्टली। वो डीएनएस पे जो भी पॉड होगा, राइट, तो उसका करस्पॉन्डिंग जैसे नॉर्मली हम करते हैं किसी होस्ट नेम से या आईपी का या कोई इंग्रेस, जो आप बोल रहे थे इंग्रेस या एग्रेस, ईग्रेस, हम्म। वो हर एक पॉड की एक मैपिंग होगी, वो इंग्रेस वैल्यू होगी, राइट। एग्जैक्टली वो होती है। देखो वो पॉड की मान लीजिए मतलब अगर 5,000 लें या जो भी लें, उन सबकी मैपिंग रखनी पड़ेगी, राइट, हमें, तभी तो वो हो पाएगा इंटीग्रेट। हाँ वो हम नहीं रखते हैं, वो ऑटोमेटिक सिस्टम मेंटेन करता है। इसमें क्या है कि यहाँ पे जो आईपी एलोकेशन है, ठीक है, और जो रूल्स रूल्स तो आप एक प्रॉपर एक रूल बनाते हो, ठीक है, कि मान लो जी आपने अभी होता है क्या कि पॉड आप एक टाइप का पॉड बना लोगे, पॉड ए, पॉड बी एंड पॉड सी, ठीक है। जी अब आप उसको क्या करोगे, आप उसको रन टाइम पे उसको इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे, मतलब स्केल इन करोगे या स्केल आउट करोगे। जी जी यहाँ जी पे जब हम स्केल आउट करेंगे तो हम क्या करेंगे, पॉड की नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ा देंगे। जैसे मान लो अभी मेरे 5 पॉड चल रहे हैं, ठीक है, और मेरा ट्रैफिक बढ़ गया, तो मुझे उससे 5 को 10 पॉड करना है। तो अगर मैं 5 से 10 पॉड करता हूँ, तो मेरा जो एक्सटर्नल क्लाइंट है, जो पहली बात है कि मुझे कनेक्ट करता है, क्या उसके एंड पे कोई चेंज आ रहा है? नहीं, बिकॉज वो एज को कनेक्ट करता है। तो हम कभी भी जब क्लाइंट को आईपी देते हैं, तो हम हमेशा कभी भी पॉड की आईपी तो हम दे ही नहीं सकते, बिकॉज पॉड हमेशा इंटरनल पे चलता है। हम हमेशा क्लाइंट को एज की आईपी देते हैं। उस एज की आईपी के बाद फिर ये बैकएंड का जो ये आपका जो ट्रांसलेशन है टू प्राइवेट आईपी हम्म, ऑफ योर हम्म, पॉड, ये मेंटेन करता है क्यूबरनेटिस आर्किटेक्चर। ये मास्टर नोड खुद कंट्रोल करता है एज के ऊपर। तो इसमें कोई ओके, यूजर इंटरवेंशन नहीं आता है, पहली बात तो ये है। जी जी। और इसके पोर्ट की भी मैपिंग होती है, जैसे आईपी की मैपिंग है, जैसे 8080 बाय डिफॉल्ट हम यूज करते हैं हाँ हाँ। अपाचे टॉमकैट का, फॉर एग्जांपल ना, हम्म। ठीक है। अब मैंने 80 एक टॉमकैट की सर्विस मैंने चला रखी है, राइट, हम्म। तो उसका क्या अंदर दूसरा पोर्ट दिया जाएगा और बाहर वर्ल्ड के लिए दूसरा पोर्ट दिया जाएगा, या खाली आईपी का ही चक्कर होता है नहीं इसमें? नहीं, आईपी एंड पोर्ट दोनों के लिए होता है। तो आप जब दोनों मान लो, को? आप ये कहते हो कि मेरा एप्लीकेशन एक स्पेसिफिक पोर्ट पे चलता है, कोई 50-50 मान जी लेते हैं, ठीक है, जी तो जी जी। आपका एप्लीकेशन 50-50 पे चलता है। अब आप क्लाइंट को मान लो कोई आईपी देना चाहते हो और उसको पोर्ट बताना चाहते हो, तो आप उसको 50-50 भी दे सकते हो। आप उसको क्या कहते हैं, चेंज भी कर सकते हो, कि मान लो आप उसको कहते हो आप 80-80 पे आओ और मैं 50-50 पे ट्रांसलेट करूंगा। ये ओके। फैसिलिटी भी आपको एज पे मिलती है। तो जैसा आप नॉर्मली जब एप्लीकेशन, जब आप एक सर्वर डिप्लॉय करते हो और जिस तरीके से आप क्लाइंट को कनेक्ट कराते हो अपने सर्वर के ऊपर, तो वहां क्या होता है कि आपका क्लाइंट डायरेक्टली आपके सर्वर पे लैंड करता है, राइट, और उसके बाद फिर वो इंटरनली पोर्ट पे जहां भी आप उसको घुसाते हो, आपके एप्लीकेशन जो भी पोर्ट पे चल रहे होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम पॉड होते हैं। पॉड की कोई स्टेट नहीं है, पॉड का ना तो रैम है, ना सीपीयू है, ना ही नेटवर्क होता था। बट क्यूबरनेटिस ने क्या किया कि क्यूबरनेटिस ने बोला कि हम पॉड को एक आईपी देंगे। पॉड के अंदर आप एक कंटेनर रखो, 2 कंटेनर रखो, बट उसका मतलब ये नहीं होता कि उसकी कॉपी होती है। मतलब ये कि आप कंटेनर ए एंड कंटेनर बी, 2 कंटेनर आपने बनाया और उसको आपने पॉड 1 के अंदर रख दिया। तो इसका मतलब ये कि वो एक सिंगल पॉड हो गया, सिंगल एक सर्वर मान लो, एज्यूम कर लो आप एक, जस्ट बिकॉज यहाँ पे ना थोड़ा लॉजिकली एज्यूम करना पड़ता है। एज्यूम करो आप वो कि एक सर्वर है, तो आपके एक सर्वर में मान लो एक फ्रंट एंड सर्वर है, एक आपका बैक एंड सर्वर है, दो तरीके के आपने सर्वर बनाए हैं। तो जब आप इसको क्यूबरनेटिस में लेकर आओगे, तो क्या होगा, आपका एक फ्रंट एंड पॉड होगा और एक आपका बैक एंड पॉड होगा, सॉरी, फ्रंट एंड कंटेनर होगा और एक बैक एंड कंटेनर होगा। उन दोनों को आप एक सिंगल पॉड में रख दोगे और उस पॉड को आप नाम दे दोगे पॉड ए। अब पॉड ए के अंदर मेरे पास दो तरीके के सर्वर है, मीन्स 2 कंटेनर है। अब वो किस पोर्ट को, आप मान लो कोई स्पेसिफिक पोर्ट यूज करते हो, तो मेरा क्लाइंट अब यहाँ इस पोर्ट के, इस पॉड के उस पोर्ट पे आना चाहता है, तो अभी क्या होगा, इस एज के ऊपर आपको वहां पे ट्रांसलेशन करना पड़ेगा। ट्रांसलेशन में आपको बताना पड़ेगा कि क्लाइंट की आईपी, क्लाइंट जो डेस्टिनेशन लेके आ रहा है और जो पोर्ट लेके आ रहा है, उसको मुझे मैप करना है अपने इंटरनल पॉड के आईपी और पोर्ट के साथ। तो इस तरीके से आपका पूरा ट्रांसलेशन होता है। ओके, थैंक यू कृष्णा। एक चीज और, सॉरी, बस लास्ट है, ये दो आपने बनाए हैं, तो ये क्या एज दो ही होते हैं, या बस आपने ये रिडंडेंसी के लिए या कोई डिपिक्शन के लिए कोई स्पेसिफिक रीजन है? ये जस्ट मतलब डिपिक्ट करने के लिए मैंने दो पॉड, मतलब दो एज नोड दिखाए हैं। आप चाहे तो इसको आप 3 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो। बट गोइंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि आपका क्लाइंट आता है, मान लो आप एक सिंगल एज यूज करते हो और वो आपका एज डाउन हो गया, तो आपका आउटसाइड कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगा, इसलिए हम दो एज हाई यूज करते हैं। अवेलेबिलिटी के लिए, राइट, हाँ, वहां हाई पे भी हाई हाई अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी ऑफ एज नोड। तो यहाँ बेसिकली ठीक। लोड बैलेंसर हम यूज करते हैं। लोड बैलेंसर से ठीक। फायदा ये भी होता है कि मान लो कि आपका एक सर्वर, एक एज ओवरलोडेड नहीं होगा, इक्वली भी आप ट्रांस वो कर सकते हो। आपके एक्टिव एक्टिव। हाँ, एक एक्टिव एक्टिव भी रख सकते हो आप लोड बैलेंसिंग फैशन में। साथ में आप वीआईपी भी चला सकते हो कि क्लाइंट के लिए हमेशा सिंगल एक आईपी रहेगी और वो आप फ्लोट कर जी, सकते हो। थैंक यू, थैंक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं।
इस पे हम बात करेंगे डिप्लॉयमेंट की और आर्किटेक्चर की। दो बेसिक चीजें हैं जो हम आज समझेंगे क्यूबरनेटिस के बारे में। एक है डिप्लॉयमेंट, दूसरा है आर्किटेक्चर। क्यूबरनेटिस की डिप्लॉयमेंट जो है वो दो तरीके से होती है। एक होती है बेयर मेटल डिप्लॉयमेंट, दूसरा होता है वर्चुअल मशीन डिप्लॉयमेंट। आप एक चीज क्लियरली समझ लें, मैं आपको बता देता हूँ फिर से कि वर्चुअल मशीन जब मैं बोलता हूँ तो वर्चुअल मशीन जो होता है वो आपका वाया हाइपरवाइजर भी आ सकता है और वाया क्लाउड भी आ सकता है। क्लाउड भी आपका या तो प्राइवेट क्लाउड हो सकता है या वो पब्लिक क्लाउड हो सकता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो पहला तो जो क्लासिफिकेशन है वो नॉर्मल बेयर मेटल है। बेयर मेटल का मतलब ये है कि मैं अपना क्यूबरनेटिस फिजिकली डिप्लॉय कर सकता हूँ। मतलब आप ये कहते हो कि यार क्या ये सिर्फ क्लाउड के ऊपर ही डिप्लॉय होता है क्यूबरनेटिस? तो आंसर इज नो। क्लाउड के ऊपर तो होता ही होता है। इसके साथ आप अपने क्यूबरनेटिस को फिजिकल सर्वर पर भी डिप्लॉय कर सकते हो। इसका मतलब क्या है कि आप मास्टर नोड बना लो फिजिकल सर्वर पे, आप किसी दूसरे नोड को वर्कर नोड बना दो और आप एक सर्वर को एज नोड बना दो, और वर्कर के ऊपर आप मल्टीपल पॉड चला सकते हो। दिस इज कॉल्ड बेयर मेटल डिप्लॉयमेंट। वर्चुअल मशीन डिप्लॉयमेंट में क्या होता है कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आपको नीचे से मिलेगा, it can be OpenStack, it can be VMware hypervisor, it can be AWS, Azure, Oracle, Google। तो आप किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर से आप अपना वीएम बना सकते हो। उस वीएम के ऊपर आप अपना कंटेनर चला सकते हो। तो ये है आपका डिप्लॉयमेंट क्लैरिफिकेशन, ठीक है। आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर बात करता हूँ तो तीन तरीके की नोड होती हैं क्यूबरनेटिस के अंदर, ठीक है। पहली नोड होती है मास्टर नोड। जैसा नाम वैसा काम, मास्टर नोड है तो वो कंट्रोल करता है पूरे आर्किटेक्चर को। कंट्रोल भी करता है, ऑर्केस्ट्रेट भी करता है, ऑटोमेट भी करता है। सारी जो जिम्मेदारी है पूरे क्यूबरनेटिस आर्किटेक्चर की वो मास्टर के ऊपर होती है। वर्कर नोड जैसा नाम वैसा काम, सिर्फ और सिर्फ पॉड चलती है उसके ऊपर। उसको और कोई मतलब नहीं होता है कि पॉड कैस कहाँ से कौन सी कब मैं पॉड स्टार्ट करूंगा, किस नोड पे पॉड स्टार्ट होगी, ये सारा फैसला जो है वो मास्टर लेता है। वो पॉड पे क्या आईपी डलेगी, क्या चीजें होंगी, सब कुछ मास्टर डिसाइड करता है। पॉड्स का काम क्या होता है, मतलब वर्कर नोड का काम क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ पॉड को रन कराना। अभी मान लो कि आपका एक वर्कर नोड डाउन हो गया, तो आपके सारे जो पॉड्स हैं वो और कैसे सेकंड नोड पे या किसी और नोड पे जाएंगे, ये आपका मास्टर डिसाइड करेगा। तीसरी जो नोड होती है वो एज होती है। एज नोड का काम सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक ऑफ योर क्लाइंट। देखो मैं क्लाइंट बोल रहा हूँ, क्लाइंट मतलब कि आप जो भी एप्लीकेशन बना रहे हो उस एप्लीकेशन के जो एंड यूजर्स हैं उनको हम क्लाइंट बोलते हैं। तो जो आपके पॉड्स के जो ट्रैफिक है, एक्चुअल जो ट्रैफिक होगा इनकमिंग एंड आउटगोइंग, वो होता है, इट हैपेंस वाया एज। तो एज नोड का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है नेटवर्किंग के लिए। तो अगर आपको एग्जांपल मान लो आप एक आर्किटेक्चर पे काम कर रहे हो क्यूबरनेटिस के और आपका नेटवर्किंग इशू आ गया। फॉर एग्जांपल अगर क्लाइंट बोलता है कि मैं पॉड को कनेक्ट नहीं कर पा रहा, पॉड मतलब सर्वर, देखो पॉड इज अ वर्ड proposed by Kubernetes, बट जब हम लेमन टर्म्स में बात करते हैं तो हम इसको सर्वर मान के चलते हैं। कि मान लो मैंने एक एग्जांपल एक एप्लीकेशन सर्वर डिप्लॉय किया है तो मैं उस एप्लीकेशन सर्वर को रीच नहीं कर पा रहा। तो अगर मैं उसको रीच नहीं कर पा रहा तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं मुझे अपने एज को चेक करना चाहिए। हो सकता है कि मेरे एज की मैपिंग में पॉड का रूट ना लिखा हो, राइट। तो ये चीजें आप वहां से चेक कर सकते हो। एक और नोड होती है जो मैंडेटरी तो बिल्कुल नहीं है, जस्ट एक हेल्पफुल नोड होती है जिसको हम डिप्लॉयर बोलते हैं। जरूरी नहीं कि आपको मिले, ये सिर्फ कहीं कहीं प्लेटफॉर्म्स किसी किसी एनवायरनमेंट में दिख जाती है। डिप्लॉयर नोड क्या करता है, बेसिकली जंप सर्वर समझ लो आप। जैसे जब आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन करने जा रहे हो क्यूबरनेटिस की, तो आप डेफिनेटली कहीं अपना पैकेज अपलोड करोगे, ठीक है, कहीं से कमांड्स आप इनिशिएट करोगे। ट्रिगरिंग पॉइंट आपको चाहिए जहां से आप अपना काम कर सकते हो, ठीक है, पूरा का पूरा आर्किटेक्चर डिप्लॉय कर सकते हो। तो इसीलिए ओपन स्टैक के अंदर ये एक फंक्शनैलिटी दी गई कि आप एक वीएम बना लो, उस वीएम को आप बोलो डिप्लॉयर नोड। तो उस नोड का काम क्या होता है, आपके आर्किटेक्चर को डिप्लॉय करना। पब्लिक डोमेन में जब हम जाते हैं जैसे AWS या Azure या OCI GCP, ये लोग क्या करते हैं कि इन्होंने कहा है कि आपको डिप्लॉयर नोड की अलग से जरूरत नहीं है, हमने एक सर्विस बना रखी है। उस सर्विस पे आप जाके क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो एक्चुअल जो नोड्स हैं, एक्चुअल नोड्स क्या है, मास्टर वर्कर एंड एज, तो ये तीनों डिप्लॉय हो जाएंगे। तो इन दैट केस आपको डिप्लॉयर नोड की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने इसे डॉटेड लाइन में दिखाया। तो आप इसके ऊपर ज्यादा फोकस ना करें, मैं भी नहीं करता, ठीक है। आते हैं हम नेक्स्ट बात करते हैं मास्टर नोड की। मास्टर नोड को हम समझते हैं, क्यूबरनेटिस के आर्किटेक्चर में सिर्फ तीन ही नोड होती हैं, और तीन ही नोड को आप अच्छी तरह समझ गए तो आप क्यूबरनेटिस समझ गए। मास्टर नोड क्या करता है, मास्टर नोड आपको एपीआई प्रोवाइड करता है आपके क्यूबरनेटिस की। अब देखो क्यूबरनेटिस की एपीआई का मतलब क्या होता है कि एपीआई किसे कहते हैं हम, एप्लीकेशन इंटरफेस।
मान लो मैं किसी एप्लीकेशन को कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे कोई ना कोई इंटरफेस चाहिए, ठीक है, चाहे मैं GUI से करूँ, मैं CLI से करूँ या किसी भी तरीके से करूँ, तो मुझे कोई ना कोई इंटरफेस चाहिए। तो इस आर्किटेक्चर को अगर मुझे एक्सेस करना है, मान लो मैं सिस्टम एडमिन हूँ, मैं एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे पॉड डिप्लॉय करनी है, या मुझे क्यूबरनेटिस का एडमिनिस्ट्रेशन करना है, मुझे पॉड को डिलीट करना है, या मुझे किसी वर्कर नोड को ऐड करना है, वर्कर नोड को डिलीट करना है, एज नोड पे कोई एक्टिविटी करनी है, तो मेरे लिए फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होगा? तो इट इज ऑलवेज योर मास्टर नोड, या कंट्रोलर बोल सकते हो आप इसे, ठीक है। इन्हें कंट्रोलर भी बोला जाता है, इन्हें मास्टर भी बोला जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होना, दोनों सेम चीज है, ठीक है, सेम होता है, कंट्रोलर नाम से भी बुलाया जाता है इसे। आप क्या करते हो, आप सीधे कंट्रोलर पे लॉगिन करते हो। जब आप एक बार कंट्रोलर पर लॉगिन कर लेते हो, देन आप फिर अपने कंट्रोलर में आ जाओगे, वहां से फिर आप अपने एक्सेस कर सकते हो। अब क्या होता है, आप ये एक CLI इंटरफेस प्रोवाइड करता है, तो क्यूबरनेटिस ने क्या किया हुआ है कि एक बहुत ही ब्रिलियंट इन्होंने यूटिलिटी बनाया हुआ है जिसका नाम है क्यूबसीटीएल। क्यूबसीटीएल अपने आप में एक कमांड है, सिंगल कमांड। तो जैसे मान लो आप कभी पुराने ट्रेडिशनल जो भी आप अपने काम करते थे, डिप्लॉयमेंट या डेवलपमेंट या जो भी ऑपरेशंस, तो आपको हर चीज के लिए अलग अलग कमांड याद करनी पड़ती थी, राइट। हर चीज को कि यार ये एप्लीकेशन डाउन करना है तो ये कमांड चलाओ, ये एप्लीकेशन स्टार्ट करना है, ये पोर्ट डाउन करना है, जो भी एक्टिविटीज होती है हर एक की अपनी अलग अलग कमांड होती थी। क्यूबरनेटिस ने कहा कि हम आपको एक सिंगल API बना के देते हैं CLI पे, जिसका नाम है क्यूबसीटीएल। इस क्यूबसीटीएल एक इतनी पावरफुल कमांड है कि आप इसी कमांड की हेल्प से आप अपना वर्कर नोड भी डिलीट कर सकते हो, आप अपना वर्कर नोड ऐड भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, आप एज नोड को डिलीट कर सकते हो, कि आप अपने क्या कहते हैं क्यूबरनेटिस के कंट्रोलर को भी डिलीट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, आप अपने पॉड्स को भी क्रिएट डिलीट कर सकते हो, पॉड को रन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप विद द हेल्प ऑफ दिस क्यूबसीटीएल। तो इट इज वेरी पावरफुल कमांड। इवन आप अपने पॉड्स के स्टेटस भी देख सकते हो कि मेरे पॉड चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। जैसे हम सर्वर का हेल्थ चेक करते हैं, सिमिलरली ये पॉड का हेल्थ चेक करता है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए एपीआई होती है, तीन तरीके की होती है, CLI, GUI एंड रेस्ट। CLI आप समझ गए, कमांड लाइन जिस पे आप आईपी से कनेक्ट करते हैं, कंट्रोलर की आईपी से, और उसके बाद आप अपनी कमांड चलाते हैं। GUI क्या करता है, GUI आपको एक ग्राफिकल GUI देता है, आप कंट्रोलर की आईपी को लॉगिन करेंगे, देन आप पोर्ट नंबर डाल देंगे 8082 समथिंग, तो आपको क्या कहते हैं कि आपको क्यूबरनेटिस की GUI दिखेगी। जिस तरीके से आपको अगर याद होगा, जब हम डैशबोर्ड की GUI की बात कर रहे थे ओपन स्टैक में, तो ओपन स्टैक की अपनी एक GUI दिखती थी जिसके ऊपर हम सारे काम करते थे, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि जब आपको GUI दिखती है ना, या प्लेटफॉर्म को जब आप एक्सेस करते हो, तो सबसे जरूरी जो इंपॉर्टेंट चीज होती है आज की डेट में, उसे हम कहते हैं यूजर एंड एक्सेस मैनेजमेंट। एक्सेस मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि मान लो मैं लॉगिन किया, मैंने आईपी दिया, तो मैं लॉगिन करता हूं, तो मेरा प्रिविलेज क्या होगा, क्या मैं एक एडमिन हूं, या मैं एक यूजर हूं, या मैं क्या मेरा रोल क्या है, या मैं एक मॉनिटरिंग यूजर हूं। तो डिपेंडिंग ऑन माय रोल्स एंड प्रिविलेज, उसको मुझे ऐसा एनवायरनमेंट विजिबल होना चाहिए कि मान लो अगर मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर हूं तो मुझे सब कुछ दिखना चाहिए, ठीक है। बट मैं एक प्रोजेक्ट यूजर हूं तो मुझे बहुत सारी चीजें नहीं दिखनी चाहिए जो कि एक एडमिन को दिखती हैं। अगर मैं मॉनिटरिंग का यूजर हूं तो मुझे सिर्फ लॉग्स दिखने चाहिए और कुछ नहीं दिखना चाहिए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस क्या होता है कि प्रोजेक्ट आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आप मान लो इसी क्यूबरनेटिस के ऊपर, सिंगल क्यूबरनेटिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप मान लो एक प्रोजेक्ट डिप्लॉय करोगे, मान लो आप एक पर्टिकुलर टीम के लिए प्रोजेक्ट डिप्लॉय करोगे, कोई दूसरी टीम आती है वो भी इसी एनवायरनमेंट के ऊपर अगर अपना पोर्ट डिप्लॉय करती है, तो क्या कहते हैं कि कोई दूसरी टीम आपके पोर्ट्स को देख सकती है, आप उसके पोर्ट्स को देख सकते हो, तो डेट इज अ ब्रीच ऑफ प्राइवेसी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट होता है। आप इसमें प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद क्या होता है कि आप जितने भी पॉड्स वगैरह डिप्लॉयमेंट करते हो वो सिर्फ आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर दिखते हैं। तो कोई दूसरी टीम का बंदा अगर लॉगिन करता है तो उसको आपके पॉड्स नहीं दिखाई देंगे, ना तो उसको आपकी कोई कॉन्फ़िगरेशन दिखाई देगी कि आपने क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है, ठीक है। अब मास्टर नोड के अंदर ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको हम कहते हैं फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क बेसिकली क्या होता है, फ्रेमवर्क लेमन के टर्म्स में अगर मैं बोलूँ तो एक गाइडलाइन होती है, एक एक बाउंड्री होती है कि भाई आपको कोई काम करना है तो आप इस तरीके से काम करो, ये स्ट्रक्चर है, इसको फॉलो करो। तो आपको फ्रेमवर्क होता है मास्टर नोड के अंदर क्लाउड के लिए। अब ये देखो क्यों होता है, इसलिए क्योंकि आपके पास वर्कर नोड है, मान लो 5 वर्कर नोड है, आपका कल को कैपेसिटी अगर मान लो कोई थ्रेशोल्ड रीच हो रहा है, ठीक है, आईओपीएस का, अब उसके बाद आपको नंबर ऑफ वर्कर नोड्स बढ़ाने हैं। तो जो नंबर ऑफ वर्कर नोड्स बढ़ाने हैं वो कौन करता है, वो आपका कंट्रोलर करता है। तो कंट्रोलर को पता होना चाहिए कि कैसे वीएम लॉन्च की जाती है। अब मान लो आपका जो अंडरलाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, फॉर एग्जाम्पल वो एक फिजिकल सर्वर है, तो फिजिकल सर्वर के केस में क्या होगा कि आपके मास्टर नोड को ये पता होना चाहिए कि फिजिकल सर्वर पे कैसे डिप्लॉयमेंट की जाती है। अगर आप क्लाउड में आ रहे हो तो उसको पता होना चाहिए कि अगर आप ओपन स्टैक, मान लो आपका नीचे अगर ओपन स्टैक है, तो उसको
पता होना चाहिए कि ओपन स्टैक पे किस क्या कमांड चलानी होती है वीएम क्रिएट करने के लिए, बिकॉज उस टाइम पे कोई यूजर नहीं आएगा जो आपको एक वीएम क्रिएट करेगा और बोलेगा ये वीएम लो और अपने क्यूबरनेटिस में ऐड कर दो। नो, आपका जो कंट्रोलर है, जो मास्टर नोड है, वो ऑटोमेटिकली वर्कर नोड डिप्लॉय कर सकता है। तो उसको पता होना चाहिए अमेजोन एडब्ल्यूएस का, ओरेकल का, आपका क्या कहते हैं एज्योर का, ओपन स्टैक का, सभी की जो एपीआईज होती हैं कि कैसे वीएम लॉन्च की जाती है, वो सारा कुछ इसको पता होना चाहिए। तो ये इसको पता होता है पहले से। तो जब जरूरत होती है तो ये क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली जिस जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप यूज कर रहे हो उसके करस्पॉन्डिंग वो वीएम्स लॉन्च कर सकता है। तो अब यहाँ पे ना एक नया कॉन्सेप्ट बॉर्न होता है हाइब्रिड क्लाउड का। हाइब्रिड क्लाउड में देखो क्या होगा कि मान लो कि मेरे पास आज अगर मैंने ओपन स्टैक के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया हुआ है, ठीक है, कल को मान लो मेरी लिमिटेशन आ जाती है और मैं कहता हूँ कि अब जो नेक्स्ट वीएम्स है वो मैं एडब्ल्यूएस से लेके आऊंगा, या मैं नेक्स्ट वीएम्स एज्योर से लेके आऊंगा। तो इन दैट केस कैसे ये देखो, ये आपका रेड हैट ऑफर करता है, रेड हैट ओपन शिफ्ट। अगर आप रेड हैट ओपन शिफ्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि रेड हैट ओपन शिफ्ट आपको हाइब्रिड क्लाउड के ऊपर क्यूबरनेटिस डिप्लॉय करने का फीचर देता है। दैट मीन्स कि आपका जो नीचे है, आप अपना ओपन स्टैक भी रख सकते हो, आप अपना एडब्ल्यूएस भी इंटीग्रेट कर सकते हो, और उन मल्टीपल डिफरेंट क्लाउड्स के ऊपर आपकी वीएम्स जो बनती हैं, दैट इज योर वर्कर वीएम्स, वो आपकी डिप्लॉय हो सकती हैं। इस कॉन्सेप्ट पे मैं ज्यादा बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि ये भी बहुत एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट है, हम अगर इस पे जाएंगे तो हम लॉस्ट हो जाएंगे अपने मेन टॉपिक से। तो जस्ट आपको एक ओवरव्यू बताने के लिए कि यस, हाइब्रिड क्लाउड के ऊपर आप अपना क्यूबरनेटिस चला सकते हो, ये फीचर आपको टेक्निकली फिजिबल है आज की डेट में। इसके बाद जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आपके मास्टर नोड के अंदर, इनफैक्ट ये मास्टर नोड नहीं, आपके सारी नोड्स, जितनी भी आपके आर्किटेक्चर में नोड्स होती हैं, जैसे कि आपका मास्टर हो गया, उसके बाद आपका वर्कर हो गया, और तीसरा जो आपका होता है एज नोड, तीनों के अंदर ये ईटीसीडी चलता है। ईटीसीडी बेसिकली एक क्लस्टर है, ठीक है, जो हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है कॉन्फ़िगरेशंस का। तो आपकी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं क्लस्टर की, वो सारी कॉन्फ़िगरेशंस को ये सारे नोड्स के अक्रॉस फ्लोट कराता है। तो क्या होगा कि ये बेसिकली आप अगर एज्यूम करो तो पूरा का पूरा जो आर्किटेक्चर है वो क्लस्टर में होता है, और वो क्लस्टर में कैसे आता है, विद द हेल्प ऑफ ईटीसीडी क्लस्टर। पॉड की डिप्लॉयमेंट, पॉड की डिप्लॉयमेंट जो होती है वो मास्टर नोड करता है, पॉड रन नहीं करता है, पॉड की डिप्लॉयमेंट करता है। आप वर्ड समझे, पॉड की डिप्लॉयमेंट जो होती है वो मास्टर से होती है। हेल्म चार्ट एक मेथड दिया गया है, थोड़ा सा बता देता हूँ हेल्म चार्ट के बारे में। अभी क्या होता है ना कि आप मान लो कि आपको एक डिप्लॉयमेंट करनी है, फॉर एग्जांपल आपको अपने एप्लीकेशन का पॉड डिप्लॉय करना है कस्टमर साइड पे, कस्टमर की क्यूबरनेटिस के ऊपर। तो आप क्या करोगे, आप जाओगे पहले, आप अपने ऑफलाइन, आपको इमेज चाहिए होगी आपके कंटेनर की, देन आप उसका क्या करते हो, कॉन्फ़िगरेशन करते हो, बेसिक टेम्पलेट जनरेशन जो आपके आज की डेट में ऑलमोस्ट सभी लोग करते हैं अपने अपने एनवायरनमेंट के ऊपर, ठीक है। टेम्पलेट में आप इंफॉर्मेशन फिल करते हो, उसके बाद फिर आप क्या करोगे, आप कंटेन पॉड क्रिएट करोगे, फिर पॉड को आप टर्मिनेट करोगे, मान लो जरूरत नहीं है तो, फिर दोबारा जरूरत होती है तो आप ऐड करोगे, क्रिएट करोगे। तो जो ये मैनुअल जो स्टेप्स होते हैं जहाँ ह्यूमन इंटरफेस इन्वॉल्व होता है, उस इंटरफेस को और कम करने के लिए हेल्म चार्ट बनाया गया है। हेल्म चार्ट में क्या होता है, आप एक बार पूरा टेम्पलेट बना देते हो, आप टेम्पलेट बना के बता देते हो प्लेटफॉर्म को कि ये मेरा टोटल डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगरेशन है। उसके बाद अब उसके नाउ ऑनवर्ड्स प्लेटफॉर्म खुद ही अपने आप मैनेज कर लेता है। जैसे कि आपने बोला कि मेरी 10 कॉपीज चलेंगी, तो 10 कॉपीज वो प्लेटफॉर्म खुद ही 10 कॉपी रन टाइम पे इंश्योर करेगा कि आपकी 10 टोटल पॉड्स जो है वो हमेशा चलते रहें। कभी कोई पॉड डाउन हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली उसको डिलीट कर देगा, अगर उसको पहले रीबूट करेगा, अगर वो रिस्पॉन्स नहीं देता है। अगर वो नहीं चलता है तो उसको डिलीट करके नया पॉड क्रिएट कर देगा। तो आपका जो मैनुअल इंटरवेंशन है कि आप एक ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो कि आप पॉड को मॉनिटर कर रहे हो, पॉड डाउन हुआ तो आप फिर पॉड को जाके स्टार्ट करते हो। जैसे नॉर्मल सर्वर के केस में क्या होता है, जब आप सर्वर के केस में देखते हो तो आप 4 सर्वर आपने डिप्लॉय किया हुआ है, चारों का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हाई अवेलेबिलिटी, कि अगर एक भी डाउन होता है मेरा कंप्लीट आर्किटेक्चर चलता रहे, किसी को कोई फर्क ना पड़े। तो ऐसे ही क्या होता है कि जो पॉड्स होते हैं उनकी हाई अवेलेबिलिटी जो है वो इंश्योर की जाती है, और इसमें आपका हेल्म चार्ट बहुत हेल्पफुल होता है। ये आपके सारे प्रोसेस को ऑटोमेट करता है। देन आपका रेपो एंड इमेज, जो रेपोजिटरी आप क्रिएट करते हो जहां पे आप अपनी इमेजेस स्टोर करते हो, जहां पे आप अपनी कंटेनर की इमेजेस रखते हो कि ये मेरी इमेजेस हैं, जब भी जरूरत है इससे डिप्लॉय कर सकते हो आप।
उसके बाद आते हैं क्लस्टर लॉग्स। अभी क्या होता है कि पूरे आर्किटेक्चर में मान लो आपका क्लस्टर, मान लो पूरे के पूरे आर्किटेक्चर में कुछ भी इशू आता है, ठीक है, कोई कंट्रोलर डाउन है या कंट्रोलर एबनॉर्मली बिहेव कर रहा है या कोई पॉड रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, पॉड के साथ कोई प्रॉब्लम है, एवरीथिंग गेट लॉग्ड इन क्लस्टर लॉग्स। तो हर चीज आपके लॉग के पार्ट में सेव हो जाती है। यहाँ से आप क्या करते हो, आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, आप इसको फॉल्ट मैनेजमेंट, एज अ फॉल्ट मैनेजमेंट आप इंटीग्रेट कर सकते हो थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स जो कि आपके अलार्म्स मॉनिटर करते हैं। तो नॉर्मली आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट्स में भी किया हुआ होगा कि आप अपने सर्वर को इंटीग्रेट करते थे फॉर सेंडिंग एसएनएमपी ट्रैप। यहाँ पे जो है हम क्या कहते हैं, कंट्रोलर नोड को इंटीग्रेट करते हैं फॉर सेंडिंग एसएनएमपी ट्रैप। ऑटो स्केलिंग फीचर जो होता है वो आपको मास्टर नोड से मिलता है। मास्टर नोड क्या करता है, आपका नेटवर्क मैनेज करता है, इंटरनल ओएनएम ऑफ द आर्किटेक्चर। इंटरनल ओएनएम ऑफ द आर्किटेक्चर का मतलब ये है कि जो आपके वर्कर नोड्स हैं, कंट्रोलर नोड्स हैं, एज नोड्स हैं, वो आपस में जब वो बात करते हैं, ठीक है, आपके जो पोर्ट्स को जो आईपी मिलती है, वो सारा जो कंप्लीट मैनेजमेंट होता है, ठीक है, वो सब कुछ जो है वो आपका मास्टर नोड कंट्रोल करता है। इसके पास एक कोर डीएनएस होता है। अब डीएनएस का काम क्या होता है, आप लोगों में से किसी को डीएनएस का आइडिया है कि डीएनएस किसे कहते हैं? ओके, डीएनएस आपका होता है डोमेन नेम सर्विस। बेसिकली आप एक होस्ट प्रेजेंट करते हैं और आप बोलते हैं मुझे इसकी आईपी बताओ, तो ये काम होता है डीएनएस का। तो इसके अंदर एक डीएनएस होता है। ये क्या करता है, जो आर्किटेक्चर है ये बेसिकली डीएनएस एफक्यूडीएन पे काम करता है। एफक्यूडीएन का मतलब क्या होता है कि ये जब आपस में एक दूसरे से बात करते हैं ना, तो ये आईपी के ऊपर नहीं बात करते। मतलब ये कि आपका मान लो कि अगर कंट्रोलर है, उसको अगर वो उसको वर्कर से बात करना है या उसको एज से बात करना है, तो वो होस्ट नेम पे, वो क्या कहते हैं, आईपी पे बात नहीं करता है कि मुझे अगर सेकंड नोड से बात करनी है तो मैं उसकी आईपी ढूंढ नो। वो क्या करता है, वो बेसिकली होस्ट नेम पे बात करता है। होस्ट नेम मतलब एफक्यूडीएन का एक स्मॉल पार्ट होता है, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। एक कंप्लीट नाम एक इंसान को, जैसे हमारा नाम होता है, ठीक है, नाम होता है तो नाम से हम पहचाने जाते हैं, ऐसे ही हर सर्वर को एक फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम दिया जाता है जिसको कि हम एफक्यूडीएन कहते हैं। उसके बेसिस पे ही वो एक दूसरे से बात करते हैं। तो ये कोर डीएनएस प्रेजेंट होता है जिसकी हेल्प से ये आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, मास्टर जो है वो वर्कर से या वाइस वर्सा। अब आप देखें कि क्या ऐसी कौन कौन सी रिसोर्सेज या सर्विसेज हैं जो मास्टर नोड पे चलती हैं। मास्टर नोड पे आपका चलता है क्यूब कंट्रोलर मैनेजर। क्यूब कंट्रोलर मैनेजर क्या करता है, वो बेसिकली कंट्रोल करता है पूरे के पूरे आर्किटेक्चर को। क्यूब शेड्यूलर चलता है। क्यूब शेड्यूलर क्या करता है, आपका जो पॉड की डिप्लॉयमेंट होती है, ठीक है, ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट्स होती हैं, ये सारी चीजें ऑटो स्केलिंग होती है, वो सब कुछ क्यूब शेड्यूलर हैंडल करता है। देन आता है आपका क्यूब एपीआई सर्वर। अब क्यूब एपीआई सर्वर क्या होता है, क्यूब एपीआई सर्वर एक ऐसा इंटरफेस है जिसमें आप एक नोड से दूसरे नोड को कमांड देते हो कि मान लो कि आपको अगर वर्कर नोड को बोलना है कि पॉड को रन करो, ठीक है, या पॉड को माइग्रेट करो, तो वो जो कमांड्स दी जाती हैं वो क्यूब एपीआई सर्वर से आती हैं। क्यूबलेट भी इसी का पार्ट है। क्यूब प्रॉक्सी क्या होता है, क्यूब प्रॉक्सी होता है आपका जो कि एज पे चलता है। एज पे क्या होता है कि आपका जो एज नोड है वो बेसिकली प्रॉक्सी नोड का काम करता है। जब भी कोई बाहर से क्लाइंट कनेक्ट करता है तो वो ये प्रिटेंड करता है कि वो ही एक्चुअल नोड है, बट एक्चुअली वो नोड नहीं होता है, वो जस्ट एक प्रॉक्सी सर्वर होता है और उसके पीछे आपके पॉड्स रखे होते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है, ये सर्विसेज हैं, ये आपकी मास्टर नोड पे चलती हैं। और जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था कि ये ईटीसीडी क्लस्टर चलता है, तो हमारा एक ईटीसीडी क्लस्टर होता है जो कि इस पूरे आर्किटेक्चर में अक्रॉस आर्किटेक्चर चलता है सारी नोड्स के ऊपर, और वो मेक श्योर करता है कि ये जो सर्विस है ये मास्टर नोड पे चलती रहे। अगर इनमें से कोई भी सर्विस अगर किसी मास्टर नोड पे नहीं चलती है, दैट मीन्स कि वो मास्टर नोड जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। तो इन दैट केस बाकी के जो दो नोड होंगे वो उसको हैंडल करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं वर्कर नोड ये पे। जो हाँ हाँ। वाला हमारा एक ही जो मास्टर नोड है वो एक ही है, तब भी एटीसीडी क्लस्टर चलता है या तब नहीं चलता? नहीं, तब भी चलता है, क्योंकि ईटीसीडी सिर्फ मास्टर के लिए नहीं होता है ना, वो कंप्लीट आर्किटेक्चर के लिए होता है। मान लो कि आपको अच्छा। बात करना है, आपको वर्कर से बात करना है, ठीक है, आप एपीआई का यूज करोगे, एपीआई सर्वर का, राइट। पर ये जो सर्विस है अभी, ये जैसे मान लो कि कंट्रोल, जब तीन कंट्रोलर होते हैं तो क्या होता है कि ये तीनों कंट्रोलर में चलता है। अब आपका मतलब तीनों में से अगर एक में भी डाउन हो गया तो बाकी के दो हैंडल कर लेंगे। पर आपको जब क्या कहते हैं, वर्कर नोड पे जाना है, प्रॉक्सी नोड पे जाना है, क्या कहते हैं, एज नोड पे, तो आपस में जो पूरा क्लस्टर एप्लीकेशन है वो होता है विद द हेल्प ऑफ ईटीसीडी क्लस्टर। तो ये क्लस्टर सब पे चलता है, all nodes of the container Kubernetes architecture, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट पे आते हैं, ये होता है हमारा वर्कर नोड। वर्कर नोड जैसा नाम है वैसे इसका काम भी है। ये बेसिकली सिर्फ डॉकर इंजन इसके ऊपर चलता है जिसके ऊपर हमारे कंटेनर चलते हैं। क्यूबरनेटिस के अंदर हम इन्हें पॉड कहते हैं।
अब पॉड जो होती है वो सबसे छोटी यूनिट होती है क्यूबरनेटिस के अंदर। अगर आप डॉकर पढ़ के आए हैं, ठीक है, जैसा मैंने आपको पढ़ाया था पीछे सेशन में, तो आपने कंटेनर शब्द सुना था। कंटेनर को ही क्यूबरनेटिस के अंदर पॉड कहा जाता है, बट कंटेनर इज नेवर इक्वल टू पॉड। वो मैं थोड़ा ट्रिकी पार्ट समझाता हूँ। एक पॉड को एक इंटरनल आईपी मिल जाती है डीएचसीपी सर्वर से, ठीक है। तो एक पॉड के अंदर एक से ज्यादा कंटेनर हो सकते हैं या एक भी हो सकता है। तो वन पॉड इज इक्वल टू वन कंटेनर, ठीक है। या आप एक से ज्यादा कंटेनर भी रख सकते हो एक पॉड के अंदर। बट आप कभी ये नहीं कह सकते कि क्या कहते हैं कि कंटेनर जो है वो इज इक्वल टू पॉड हमेशा होता है। नो, डिपेंडिंग ऑन द केस कि आपने उसके अंदर कितने कंटेनर डाले हुए हैं, एक, दो या तीन। आप एक भी डाल सकते हो, एक से ज्यादा भी डाल सकते हो। पॉड डायरेक्टली बात करता है आउटसाइड वर्ल्ड से। अगर आप डॉकर इंजन पढ़ेंगे तो आपको याद होगा, जो पढ़ाया था मैंने तब आपको बताया था कि वहां पे जो कंटेनर्स होते थे वो अपने होस्ट के नेटवर्क के थ्रू जाते थे। तो मतलब जो उनका फिजिकल सर्वर होता था वो उस सर्वर के थ्रू बाहर बात करते थे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। क्यूबरनेटिस ने इसको एक लेवल अप कर दिया है। क्यूबरनेटिस ने क्या कहा कि पॉड की अपनी आईपी है और पॉड जो है वो प्रॉक्सी सर्वर से डायरेक्टली बात कर सकता है, मतलब एज नोड से। तो यहाँ क्या होता है, पॉड जो है वो डायरेक्टली आउटसाइड वर्ल्ड से बात कर सकता है प्रॉक्सी सर्विस की हेल्प से। प्रॉक्सी सर्विस कहाँ चलती है? एज नोड पे। पॉड्स आर ऑलवेज डिप्लॉयड बाय मास्टर नोड। मास्टर डिप्लॉय करता है। कभी भी पॉड मतलब वर्कर नोड खुद से पॉड नहीं डिप्लॉय करता, उसको मास्टर हमेशा कमांड देता है। वर्कर नोड विच कैन बी वीएम और फिजिकल सर्वर। अब देखो वर्कर नोड में हमेशा इस चीज को ना कोशिश करता हूँ आप लोगों को क्लियर करने की, कि आप फ्यूचर में भी इस चीज से कंफ्यूज ना हो, क्योंकि बहुत लोगों के मन में ना ये सवाल आ सकता है कि यार फिजिकल वीएम होती है या फिर सर्वर होता है, मतलब सर्वर होता है या वीएम होती है या कुछ भी नहीं होता है। तो आंसर इज कि वर्कर नोड है। नोड मींस या तो आप उसको वीएम बेस्ड डिप्लॉय कर रहे हो, मींस क्लाउड बेस्ड डिप्लॉय कर रहे हो, या फिर आप उसको फिजिकली सर्वर बेस्ड डिप्लॉय कर रहे हो। तो ये हमेशा एक नोड होती है। ये वर्कर नोड्स। स्टेटमेंट तो सबके लिए ट्रू हम्म। है। कृष्णा, ये जो स्टेटमेंट है कि ये जो नोड हो सकता है, ये वीएम भी हो सकता है और ये फिजिकल सर्वर हो सकता है, ये सबके लिए ट्रू है ना, चाहे वो एज के लिए हो, हाँ हाँ चाहे वर्कर हाँ नोड के लिए हाँ हो, चाहे। हाँ, एग्जैक्टली देखो इसीलिए मैंने आपको पहले उस पे ही समझाने की कोशिश किया था यहाँ पे, कि जो हमारे तीन नोड होती हैं, मास्टर, वर्कर एंड एज, ये हमेशा या तो आप देखो बेयर मेटल, यहाँ आप देख रहे हो ना, या तो बेयर मेटल बेस्ड होगा, बट मिक्स नहीं होगा, है ना। मिक्स तो कभी नहीं होगा कि बेयर मेटल भी हो और वर्चुअल भी हो। तो या तो वो बेयर मेटल बेस्ड होगा या तो वर्चुअल बेस्ड होगा। अगर वर्चुअल बेस्ड हुआ तो वो ओपन स्टैक से आ सकता है, VMware से आ सकता है, AWS से आ सकता है, Azure से, गूगल, Oracle कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। पर मिक्स नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं कि बेयर मेटल और वर्चुअल एक साथ होंगे। हाँ, वर्चुअल के अंदर रेड हैट ओपन शिफ्ट के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि रेड हैट ओपन शिफ्ट के बारे में मुझे पता है कि वो आपको ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी एक साथ ऐड कर सकते हो। मतलब आप AWS और Azure को लेके आप अपना बना सकते हो, कि आपकी कुछ VMs वहां से आए, कुछ VMs वहां से आए। ये फीचर आपको रेड हैट ओपन शिफ्ट देता है। तो ये स्टेटमेंट जैसा मैंने आपको बताया उस कि केस में क्या हो सकता है, हम्म। और उस केस में क्या कह रहे हो, उस केस में हमारे कुछ वर्कर नोड्स, मतलब कुछ नोड्स ऐसे हो सकते हैं भी, हमने मान लो 3 कंट्रोलर रखे हैं, हम्म। तो 2 हमारे एज्योर के और एक कंट्रोलर हमारा हाँ ये उसका फीचर, दूसरा हाँ एडब्ल्यूएस का है, इस हाँ टाइप की। हाँ, ये मतलब ये बेसिकली इन्होंने क्या किया है कि रेड हैट ओपन शिफ्ट ने फीचर दिया है कि आप जैसे रेड हैट ओपन स्टैक को भी यूज कर लो, और इसके साथ साथ आप अपने AW मतलब AWS भी ले लो, या आप अपना Azure भी ले लो। तो उससे क्या होगा, आप हाइब्रिड क्लाउड यूज कर सकते हो, आप बेसिकली इंडिपेंडेंट हो गए। अब आपकी डिपेंडेंसी नहीं है कि आपको सिर्फ ओपन स्टैक ही चाहिए, आप पब्लिक क्लाउड पे भी जा सकते हो। तो ये फीचर आपको मिलता है। वर्कर नोड्स आर स्केल्ड इन एंड स्केल आउट बाय मास्टर। तो मास्टर ही वर्कर नोड को बढ़ाता है या घटाता है। मान लो कि अगर ज्यादा नोड्स चाहिए, आप मान के चलो कि आपका आर्किटेक्चर में IOPS थ्रेशोल्ड आ रहा है, तो उस थ्रेशोल्ड के लिए वो क्या करता है, वो नंबर ऑफ VMs को बढ़ा सकता है, मास्टर नोड। वर्कर नोड ओनली होस्ट पोर्ट्स एंड कंट्रोल्ड वाया क्यूब API सर्विस। वर्कर नोड पे जो पॉड्स चलती है ना, मतलब पहली बात है वो सिर्फ उनको होस्ट करता है, ठीक है। उसको नहीं पता कि वो कैसे आ रहे हैं, किसने उनको कमांड दिया है, क्योंकि कमांड हमेशा मास्टर से आता है। और उसको कंट्रोल किया जाता है क्यूब API सर्विस से। अब ये जो क्यूब API सर्विस है ना, ये चलाता कौन है? मास्टर चलाता है। मास्टर ही इस सर्विस के थ्रू इन सारे नोड्स के ऊपर कंट्रोल करता है।
तो जो सर्विस चलती है क्यूबरनेटिस की, दो सर्विस चलती हैं वर्कर के ऊपर, एक होता है आपका kubectl, दूसरा आपका चलता है kubeproxy, और ये etcd ha क्लस्टर का पार्ट होता है। मतलब ये कि etcd ha क्लस्टर इस नोड पे भी चलता है, कंप्लीट नोड्स पे चलता है। kubectl मैंने आपको बताया था सबसे बेसिक कमांड होती है, ये एक ऐसा एपीआई बनाया है क्यूबरनेटिस ने कि आपको किसी कमांड को रेफर करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ kubectl कमांड से ही कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी मतलब कि आप पॉड भी ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, आप नोड्स भी ऐड डिलीट कर सकते हो। तो आपका एक्सपेंशन वगैरह अगर करना है तो भी आप kubectl कमांड से कर सकते हो। और इस kubectl कमांड को इन्वोक कहाँ से किया जाता है, वो चलाने को तो आप कहीं से भी चला सकते हो, बट जनरली मास्टर नोड ही इन्वोक करता है। और वो कैसे बात करता है बाकी दूसरे नोड्स के साथ, वो बात करता है क्यूब एपीआई सर्विस के थ्रू, और ये क्यूब एपीआई सर्विस भी जो है आपका क्लस्टर का पार्ट है। ठीक है, देन आता है आपका एज नोड। एज नोड ऐसा नोड है जो आपको आउटर वर्ल्ड से कम्युनिकेट कराता है, कि आपको मान लो पॉड को बाहर जाना है तो उसको रूट चाहिए, तो एज नोड क्या करता है, वो रूट प्रोवाइड करता है। मल्टीपल आप एज नोड यूज कर सकते हो वर्चुअल आईपी के थ्रू, आप वीआईपी क्लाइंट को अपना वीआईपी दे दोगे एज नोड का, और क्लाइंट उसके ऊपर लॉग इन करेगा। अब आपका एज अगर डाउन भी हो जाता है एक एज, तो आपका दूसरा एज चलता रहेगा। हाई अवेलेबिलिटी भी देता है, लोड बैलेंसिंग की भी फैसिलिटी देता है, डीएनएस सर्विस देता है ताकि वो करेक्ट पॉड पे जा सके। जैसा मैंने आपको बताया कि जब ये लोग आपस में बात करते हैं एक दूसरे से, तो ये डीएनएस सर्विस पे बात करते हैं। डीएनएस सर्विस का मतलब क्या होता है कि वो नेम के थ्रू बात करते हैं, वो बेसिकली आईपीज पे नहीं फॉलो करते, वो नेम फॉलो करते हैं। IPv6 प्रोवाइड करता है बड़े इकोसिस्टम के लिए। क्यों? क्योंकि आपने मान लो एक इकोसिस्टम बनाया है, जैसे मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि क्यूबरनेटिस एक सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, क्यूबरनेटिस एक प्लेटफॉर्म है, और वो सिर्फ एक छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। इसका मतलब क्या है कि आप गोइंग फॉरवर्ड आज से 5 साल या 10 साल बाद आप जब देखेंगे कि आपको इंडस्ट्री के अंदर एक कंपनी ने एक क्यूबरनेटिस का प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, उस क्यूबरनेटिस के प्लेटफॉर्म के ऊपर ही थाउजेंड्स ऑफ पॉड्स चलेंगी, और उसकी जो कैपेसिटी है स्केल इन स्केल आउट की, वो बहुत ही फास्टर होती है विद इन सेकेंड्स। तो इसका मतलब ये है कि जैसे आप आज की डेट में किसी भी एप्लीकेशन पे काम करते हैं, तो आपने ये देखा होगा कि कस्टमर हमेशा आपसे 1 या 2 साल के बाद अपग्रेड करवाता है, या फिर वो आपसे एक्सपेंशन करवाता है। अपग्रेड क्यों कराता है? बिकॉज सॉफ्टवेयर के लिए, क्योंकि उसको लेटेस्ट पे आना होता है। अब एक्सपेंशन क्यों करता है? क्योंकि उसका बिजनेस बढ़ रहा है, उसकी कैपेसिटी बढ़ रही है, तो उसको और ज्यादा नंबर ऑफ नोड्स चाहिए। तो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं वो क्यूबरनेटिस के अंदर इतना इफेक्टिवली मैनेज्ड है कि आपने सिर्फ क्या करना है, आपको स्केल आउट करना है कितनी भी कैपेसिटी तक, आपको सिर्फ अपने पॉड्स बढ़ाने हैं आप, और वो पॉड्स आप विद इन अ सेकंड्स आप क्रिएट कर सकते हो, और वो भी कोई ह्यूमन इंटरफेस रिक्वायर्ड नहीं है, इट इज ऑटोमेटिकली डन बाय द कंट्रोलर नोड। तो कंट्रोलर खुद ही अपने आप ही आपके पॉड्स को ऐड कर सकता है। तो दैट मीन्स कि यू डोंट नीड फ्यूचर एक्सपेंशन ऑफ योर प्लेटफॉर्म। आपने सिर्फ क्या करना है, आपको क्यूबरनेटिस एक्सपेंड करना है, राइट? आपको सिर्फ नीचे की वीएम्स बढ़ानी है, उसके लिए भी आपको क्यूबरनेटिस का कंट्रोलर ही इतनी कैपेसिटी रखता है कि वो अपने वीएम्स बढ़ा सकता है। आपको सिर्फ नीचे वीएम्स प्रोवाइड करनी है। वीएम्स प्रोवाइड करना है मतलब आपको इंफ्रास्ट्रक्चर परचेज करके रखना है अपने प्रोवाइडर से, और उसके पास ऑलरेडी ऐसी एपीआई कमांड सब कुछ उसको पता है कि कैसे वीएम ऐड की जाती है, कैसे क्रिएट की जाती है। मतलब मैं बोल रहा हूँ क्रिएट की जाती है, वो ऑटोमेटिकली वीएम क्रिएट कर लेगा एडब्ल्यूएस पे, वो ऑटोमेटिकली वीएम क्रिएट कर लेगा ओपन स्टैक पे, और ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा आपके कंट्रोलर के पार्ट में। मतलब वो आर्किटेक्चर के अंदर वो उसको वर्कर नोड बना देगा। तो ये सब कुछ जो है वो क्यूबरनेटिस खुद कर सकता है। तो आपको ऊपर अगर आप टॉप व्यू से देखेंगे तो आपको क्या करना है, आपका एप्लीकेशन विद इन अ सेकंड एक्सपैंड हो गया, तो कैपेसिटी आपकी बढ़ गई, स्केल आउट हो गया। आप कहते हो अपडेट करना है, अपडेट में क्या होता है, आज की डेट में अगर आप अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करते हो कस्टमर साइड के लिए, तो आपको पूरा प्लानिंग करना पड़ता है, एक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना पड़ता है। बट यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक कंटेनर इमेज प्रोवाइड करनी है, और क्यूबरनेटिस खुद वर्जन मैनेजमेंट करता है, जिसे हम बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। वो खुद कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट करता है, मतलब ये कि वो खुद आपने जो भी कंटेनर का बिल्ड नंबर डाला, फॉर एग्जांपल आज आपने कोई कंटेनर इमेज बनाई है, तो वो उसको V1 कर कह देगा। आप अगर अपडेट करते हो, आप बोलते हो कि मैंने एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट किया है, इसको जस्ट अपडेट किया है, तो वो उसको V2 बोलेगा। फिर आप 6 मंथ बाद बोलते हो ये V3 है, तो वो V3 है। तो जब भी आप अपना रन करते हो कंटेनर्स, तो आप अपने वर्जन सेलेक्ट करते हो कि किस वर्जन से आप रन करना चाहते हो। तो आपके लिए रोल आउट और रोल बैक कितना ईजी है। आपने मान
मान लो रोल आउट करना है, आपको रोल आउट करना है, आपने सिर्फ नए वर्जन को बताना है कि ये नया वर्जन है, अब ये सारे कंटेनर्स इससे रिप्लेस कर दो। आपको अगर रोल बैक करना है तो रोल बैक कितना आसान है, आपको पुराने वाले कंटेनर इमेज पे जाना है और आपको बोलना है इस पुराने वाले से लॉन्च करो, वो सारे कंटेनर्स को रिप्लेस करके पुराने पे ले आएगा। तो दैट मीन्स कि आपका एक्सपेंशन एंड आपका अपडेट रोल बैक बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाता है क्यूबरनेटिस के अंदर। इसीलिए क्यूबरनेटिस जो है गोइंग फॉरवर्ड, अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप मेरे से आप पूछोगे तो क्यूबरनेटिस फ्यूचर है, जिसके अंदर आज के मतलब आगे नेक्स्ट आप देखेंगे 2 साल 3 साल या 5 साल बाद कि एवरीथिंग इज मूविंग इन क्यूबरनेटिस। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत आसान होता है किसी भी चीज को स्केल आउट करना, एक्सपैंड करना, रोल बैक करना, रोल आउट करना, और डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत आसान होता है, क्योंकि जब डेवलपर कोई डेवलपमेंट करता है तो उसको ही और शी नीड नॉट टू फोकस ऑन कंप्लीट स्टैक। आप रिमेंबर करें जो मैंने आपको बताया था कि कंप्लीट स्टैक स्टार्टिंग फ्रॉम होस्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम, कॉन्फ़िगरेशन, देन ऐप डिपेंडेंसी एंड देन ऐप, तो ये सारी चीजें उसको नहीं करनी पड़ती हैं, तो उसका जो डेवलपमेंट टाइम होता है वो बहुत फास्ट हो जाता है। दूसरा क्या है कि ये आपका नेटवर्क सिक्योरिटी मेंटेन करता है, आप इनबाउंड एंड आउटबाउंड पे कंट्रोल कर सकते हो। जैसा कि अभी किसी का क्वेश्चन था ना कि इनबाउंड आउटबाउंड मैनेजमेंट कैसे होता है, पोर्ट मैपिंग कैसे होती है, तो यहाँ पे आप अपने रूल्स बना सकते हो, आप डिफाइन कर सकते हो कि कौन एक्सेस करेगा कौन नहीं करेगा। ये मैं क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, एडमिन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा, ठीक है। मल्टीपल एफक्यूडियंस को आप इंटरनल आईपी ट्रांसलेशन कराते हो, जैसे कि मान लो आपने बोला कि एक एग्जांपल लिखा है मैंने, ये कोई रियल वैल्यू नहीं है, जस्ट एक मैंने एजम्पशन के बेसिस पे लिखा है, हाइपोथेटिकल। वो ये कहता है कि आप अपने क्लाइंट को मान लो कि अलग अलग एफक्यूडीएन प्रोवाइड करते हो, जैसे हम कहते हैं ना host1.com, host2.com, host3.com, तो ये 3 तरीके के आपने मान लो कर दिए, और आप अपना डीएनएस चलाते हो। डीएनएस में आप क्या करते हो, डीएनएस में आप लिखते हो आईपी, तो आप डीएनएस को बोलोगे कि host1 की ये आईपी है, host2 की ये आईपी है, और वो इंटरनल आईपी होती है। क्यों? क्योंकि डीएनएस भी आपके पास है, तो आपका डीएनएस क्या करेगा, आपके एज पे ले जाएगा, और एज पे फिर आप रूट बना सकते हो कि मेरे इन पॉड्स पे जाओ, इन पॉड्स पे जाओ, और पॉड्स की अपनी आईपी सबनेट अलग होती है, पॉड का आईपी सबनेट अलग होता है, ये आप याद रखें। जब नोड, वर्कर नोड, कंट्रोलर नोड जब आपस में बात करते हैं, उनकी इंटरनल आईपी का सबनेट अलग होता है। पॉड का जो सबनेट होता है उसको कोई भी टच नहीं करता है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ पॉड्स के लिए होता है, और वो बहुत बड़ा सबनेट होता है, वो इवन IPv6 भी सपोर्ट करता है। तो आप IPv6 के ऊपर अपना अपना पूरा पॉड का नेटवर्क रख सकते हो। उसका फायदा क्या है कि आज से 10 साल बाद अगर आप मान लो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा हो जाता है, तो आप उसके ऊपर 1 लाख 1 करोड़ पॉड्स भी चला सकते हो, तो वहां पे आपको आईपी का कोई इश्यू नहीं आएगा, ठीक है। ये जो सर्विस चलती है क्यूबरनेटिस की एज नोड पे, वो होती है क्यूब प्रॉक्सी। ETCD क्लस्टर, जैसा मैंने आपको बताया था, क्लस्टर वही रहता है, इसमें जो सर्विस चलती है इस नोड पे वो होती है क्यूब प्रॉक्सी, ठीक है। तो ये 3 नोड है जो, जिसकी मैंने आपको बात बताई है। ये मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ कि जो अभी तक मैंने आपको बताया है उसको जस्ट रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया है कि ये आपका मास्टर नोड है। अब ये देखो, ये 3 लिखा है ना, ये मैंने मतलब अपनी तरफ से प्रेडिक्ट किया हुआ है कि आप 3 मास्टर नोड रख सकते हो, आप चाहे तो एक भी रख सकते हो, बट जो रिकमेंडेड डिजाइन है उसके हिसाब से आपको 3 रखना चाहिए। वर्कर नोड आप कितने भी रख सकते हो, 3 4 5 n तक ले जा सकते हो, इसकी कोई लिमिट नहीं है। एज नोड आप 2 रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, हम मतलब रिकमेंडेशन में आपकी 2 लिखी हुई है। अब क्या होता है कि एडमिन जब लॉगिन करता है, ये ब्लैक बॉक्स है, ये देख रहे हो आप, ये ब्लैक बॉक्स है बाहर की दुनिया के लिए। एडमिन मान लो अगर लॉगिन कर रहा है, कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, तो वो अपने एडमिन इंटरफेस से लॉगिन करता है, जिसमें आपकी 3 एपीआईज होती हैं, रेस्ट एपीआई, GUI एंड CLI। वो आपको कंट्रोलर पे ले जाता है, तो आपको कंट्रोलर से लॉगिन करना होता है। कंट्रोलर इस पूरे आर्किटेक्चर को कंट्रोल करता है। अब ये हैं आपके पॉड्स जो आपके ट्रैफिक चलाते हैं, ये इनको अगर मान लो एक्सटर्नल वर्ल्ड से बात करना है, तो वो क्या करते हैं, ये एक्सटर्नल नेटवर्क है, ठीक है, यहाँ से बाहर आपका क्लाइंट है, तो ये इनकमिंग एंड आउटगोइंग इसके ऊपर कंट्रोल होता है। यहाँ पे लोड बैलेंसर होता है, प्रॉक्सी होता है, डीएनएस होता है। डीएनएस आपको क्या करता है, डीएनएस हेल्प करता है कि आप डायरेक्टली आईपी ना लिख के आप उसका होस्ट नेम डाल सकते हो। होस्ट नेम देखो, होस्ट नेम जब मैं बोलता हूँ ना तो मैं क्लैरिफाई कर दूं, अदरवाइज आप बाद में बोलोगे कि मैंने आपको गलत बताया था। होस्ट नेम जो आप अपने सर्वर पे कॉन्फ़िगर करते हो, जैसे आप लिखते हो कि अ, मान लो आपने लिख दिया ऐप 1, तो ऐप 1 आपने बोल दिया होस्ट नेम है, बट दैट इज नॉट दी फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। जब हम एफक्यूडीएन इंटरनेट के टर्म्स में बात करते हैं ना, इंटरनेट टेक्नोलॉजी के टर्म में, तो तब हम एक वर्ड आता है फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। जैसे कि आप कहते हो www.google.com या www.yahoo.com, तो इसका मतलब है कि वो उसका फुली क्वालिफाइड नेम है। आप पूरी दुनिया में कहीं भी इंटरनेट पे आप लिखोगे तो वो आपको उसी पे ले जाएगा। ऐसे ही हर सर्वर का, हर एक जगह का एक फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम बनाया जाता है, ताकि जब आप एक्सटर्नली लॉग इन करो, बाहर से कोई कनेक्ट करे क्लाइंट, तो वो क्या करेगा, वो एफक्यूडीएन लेकर अगर आता है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे डीएनएस होता है, डीएनएस उसका रिजॉल्व करेगा और वो उसको आईपी प्रोवाइड करेगा, यहाँ पे आईपी मिलेगी। ऐसे ही क्या होता है कि यहाँ पे आपका प्रॉक्सी हो गया,
प्रॉक्सी क्या करता है, एक्सेप्ट करता है कनेक्शन, जो बाहर से जो भी क्लाइंट आ रहा है वो उसको एक्सेप्ट करता है, और यहाँ पे आप क्या करते हो, फिर आप इसको लोड बैलेंस करके आप भेज सकते हो पॉड्स को। यहाँ पे लोड बैलेंसर भी होता है। लोड बैलेंसर क्या करता है, मान लो आपने 10 पॉड चलाए हुए हैं, 10 पॉड मतलब 10 नोड एक ही टाइप के, तो वो क्या करेगा, वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है पॉड्स को, ट्रैफिक वन बाय वन, चाहे आप राउंड रॉबिन की बात करो या आप किसी भी तरीके का एल्गोरिथम ले सकते हो। तो इससे क्या होता है, आपका ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट होता है सारे पॉड्स पे। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही पॉड को सारा ट्रैफिक मिल रहा है, वो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा लोड बैलेंसर के अंदर, ठीक है। अब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पूरा आर्किटेक्चर आप किसी भी इंफ्रा के ऊपर डाल सकते हो, आप इंफ्रा डिपेंडेंट नहीं हो, आप एक ऐसी सिचुएशन में नहीं हो जहां पे आप ट्रैप में हो कि नहीं मुझे तो सिर्फ ओपन स्टैक ही लगेगा या मुझे तो सिर्फ AWS ही लगेगा। आप किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आप अपना क्यूबरनेटिस डिप्लॉय कर सकते हो, ठीक है। ये वो सर्विसेज है क्यूबरनेटिस की जो नोड के अकॉर्डिंग मैंने लिखा है कि मास्टर नोड पे क्यूब कंट्रोलर मैनेजर चलता है, क्यूब शेड्यूलर चलता है, क्यूब API सर्वर होता है, क्यूब CTL होता है, क्यूब प्रॉक्सी होता है। क्यूब प्रॉक्सी यहाँ होता है, क्यूब प्रॉक्सी इस नोड पे भी होता है, एक्चुअली यहाँ काम होता है बट ये यहाँ भी चलता है क्योंकि मास्टर ही कंट्रोल करता है, ठीक है। वर्कर नोड पे आपका क्यूब CTL चलता है, क्यूब प्रॉक्सी चलता है। क्यों प्रॉक्सी क्यों चलता है, क्योंकि इन पॉड्स को भी तो यहाँ पे बात करना है ना इस लोड बैलेंसर के थ्रू, तो ये यहाँ इसके लिए क्या कहते हैं, प्रॉक्सी सर्विस चलती है। अब ये जो API सर्वर होता है ये इस मास्टर को वर्कर नोड से बात करने में हेल्प करता है, जो भी कमांड्स जाती हैं पॉड को डिप्लॉय करने की, वो मास्टर जो है वो क्या कहते हैं आपका API सर्वर के थ्रू भेजता है। शेड्यूलर जो होता है वो शेड्यूल करता है जॉब्स को, पॉड्स को कब रन करना है, कब डिलीट करना है, वो सारी चीजें देखता है। तो ये आपका क्या कहते हैं कंप्लीट क्यूबरनेटिस का आर्किटेक्चर है, जो कि मैंने आपको बताया। इंटरनल नेटवर्क का ये यूज करता है, इंटरनल नेटवर्क में एक दूसरे से बात करते हैं, क्योंकि आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि यार ये आपस में कैसे बात करते हैं, तो आपस में ही इनका एक आईपी होता है, इंटरनल आईपी, जिससे एक दूसरे से बात करते हैं, ठीक है। ये इंटरनल आईपी रेंज होती है। कृष्णा, ये जैसे हार्ट बीट होती है, हम्म एक दूसरा क्लस्टर लेंगे तो हम्म इसमें सेंसिंग कैसे करते हैं ये? जैसे वेरिटास में मैंने काम किया, उसमें LLT गैप पे चलता था, राइट? हम्म पोर्ट्स होते थे, उसके हिसाब से LLT और गैप पे चलता है VCS में, हम्म राइट? तो इसमें ये हार्ट बीट और सेंसिंग कैसे होती है? जैसे मास्टर ने पॉड 5 पॉड ले रखे हैं, ठीक है, वर्कर 5 वर्कर चला रखे हैं, हम्म ठीक है। तो मास्टर को हर एक वर्कर से सेंसिंग आनी चाहिए, राइट, कि वो अलाइव है पॉड या खत्म हो गया है, हम्म या वो टर्मिनेटिंग पोजीशन में है या कुछ हैंग पोजीशन है, जो भी है, राइट। तो ये सेंसिंग होनी चाहिए, राइट, तभी तो वो आगे डिसाइड कर पाएगा, या उसका परसेंटेज थ्रेशोल्ड भी कुछ सेट होना चाहिए कि ये 60% यूटिलाइज है या 80% यूटिलाइज है, तब हम नया एक और पॉड बना दें सिमिलर टाइप का, राइट, ताकि वो डाउन ना हो, स्केल आउट हो जाए, राइट। तो ये सारा जो मैनेजमेंट होता है ये यहाँ पे कैसे करते हैं? देखो इसमें ना दो क्वेश्चन पूछे हैं आपने। एक तो क्वेश्चन ये पूछा है कि जो ये मास्टर और ये जो वर्कर नोड है या एज नोड है, ये आपस में एक दूसरे में क्लस्टर में कैसे सेंस करते हैं कि ये कोई मेंबर डाउन तो नहीं हो गया या कोई मतलब हेल्दी हैं सारे नोड्स या नहीं है, नहीं, राइट। नोड एंड पॉड दो डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। नोड की हम बात करें, मास्टर नोड, वर्कर नोड एंड एज नोड। इसके लिए हमारे पास ETCD का क्लस्टर होता है। ETCD सारी नोड्स पे चलता है और ये बहुत ही फास्टली रेप्लिकेट करता है सारी कॉन्फ़िगरेशंस को, और इवन हार्ट बीट भी मेंटेन करता है, सब कुछ। तो अगर आपका कोई भी नोड अगर डाउन होगा, कोई भी वर्कर डाउन हो गया या कोई मास्टर डाउन हो गया या एज डाउन हो गया, तो आपके ETCD नोड के अंदर वो रेप्लिकेट हो जाता है, तुरंत पता चल जाता है मास्टर को विद द हेल्प ऑफ ETCD क्लस्टर कि कोई मेरा एक पर्टिकुलर मास्टर या कोई भी एक नोड डाउन हो गया है। अब दूसरा क्वेश्चन था कि पॉड की हेल्थ के ऊपर, कि पॉड मान लो कि पॉड यूटिलाइज हुआ है नहीं हुआ है, हेल्दी है नहीं है, कि कैसे उसको पता चलेगा यार। उसके लिए क्या होता है, जब आप क्यूबरनेटिस ने एक फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है कि जब आप पॉड डिफाइन करते हो तो आप अपने पॉड में ना आप अपनी कंजम रिक्वायरमेंट डाल सकते हो। रिक्वायरमेंट इन द सेंस कि आप CPU रैम लिख सकते हो कि आपको इतना CPU रैम चाहिए होगा, ठीक है। उसके साथ क्या होता है, क्यूबरनेटिस आर्किटेक्चर काम करता है IOPS के ऊपर। IOPS का मतलब है कि हर पॉड की IOPS चल रही है। अब ये क्या करता है ना, ये जो आर्किटेक्चर में जो मास्टर नोड होता है, ये विद द हेल्प ऑफ API सर्वर, जो क्यूब API सर्वर होता है, इसकी हेल्प से ये इन अपने सारे वर्कर से इंटरेक्ट करता है, और इस इनकी जो सारी हेल्थ होती है वो सब कुछ इस पे आती है, मतलब मास्टर नोड पे हेल्थ रिपोर्ट आती रहती है। अब क्या होता है, हेल्थ रिपोर्ट का क्या होता है कि मान लो कि कोई पॉड अनरिस्पॉन्सिव हो गया, हर एक पॉड की आईपी होती है, मास्टर को पता है कि उसकी आईपी क्या है, क्यों, क्योंकि उसने असाइनमेंट किया हुआ है, ठीक है।
मेंटेन अलग तरीके से होता है, आईपी टेबल मेंटेन अलग होता है, बट मास्टर को पता होता है कि किस पॉड की क्या आईपी है। वो क्या करता है, वो कंटिन्यूअसली इस एपीआई सर्वर की हेल्प से इस हर एक पॉड से कम्युनिकेट करता रहता है। और अगर उसको लगता है कि कोई पॉड जो है वो अनरिस्पॉन्सिव है, तो वो तुरंत वहां से पॉड को रीस्टार्ट की वो देता है, क्या कहते हैं, कमांड दे देता है। तो क्या होगा कि आपका वो पॉड रीस्टार्ट होगा। अगर मान लो रीस्टार्ट पे भी नहीं चल रहा है, तो वो क्या करेगा, उसे किल कर देगा। किल करके फिर क्या करेगा, एक सेकंड यार, मेरी ना बैटरी डाउन हो रही है, एक सेकंड मुझे बस चाहिए। सॉरी यार, लैपटॉप की पावर जा रही थी। तो इसमें क्या होता है कि आपके हेल्थ, अगर कोई पॉड रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो वो क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली उसे किल कर देता है। पहले तो उसको रीस्टार्ट करने की कोशिश करता है, अगर वो रीस्टार्ट नहीं होता तो उसे किल कर देता है। अभी हम एक्सपेंशन की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं हेल्थ की। तो जो हेल्थ रिपोर्ट है वो उसको एपीआई सर्वर से मिलती रहती है, ठीक है। और उसके बेसिस पर वो एक्शन लेता है, और वो एक्शन लेके उसको रीस्टार्ट कर सकता है या वो उसको किल कर सकता है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। अब हम, लास्ट स्लाइड है ये हमारी। आप हमेशा जब भी काम करें, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में करें, चाहे आप प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में करें, चाहे आप क्लाउड पे करें, चाहे आप बेयर मेटल पे करें, चाहे आप आज से 10 साल बाद आप कोई नई टेक्नोलॉजी भी पढ़ रहे हो, या आज से 20 साल बाद भी कुछ नया पढ़ रहे हो, आप हमेशा याद रखें कि ये जो 5 लेयर्स हैं, ठीक है, ये आप कभी भी मत भूलिए। ये लेयर्स आपको हमेशा याद होनी चाहिए। आपका एक स्टैक जो होता है वो तभी कंप्लीट होता है जब ये पांचों लेयर हमें मिलती हैं। अगर ये हमारे 5 में से एक भी मिसिंग है ना, तो आपका जो एप्लीकेशन है ना वो कभी भी रन नहीं करेगा। चाहे आप क्यूबरनेटिस की बात करें, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस की बात करें, वीएम की बात करें। वर्चुअल मशीन के केस में क्या होता था, ट्रेडिशनल बेयर मेटल में आप हार्डवेयर पे ओएस डालते थे और कॉन्फ़िगरेशन करके ऐप डिपेंडेंसी करके एप्लीकेशन इंस्टॉल करते थे। वर्चुअल मशीन के केस में आप क्या करते थे, हार्डवेयर के ऊपर आप हाइपरवाइजर डालते थे जो आपका वर्चुअल मशीन बनाता था। उस वर्चुअल मशीन में आपका ओएस होता था, तो दैट मीन्स कि आपका जो लेयर नंबर 2 है वो अलग हो गया, 1 अलग हो गया, 2 अलग हो गया। अब आप बात करते हैं क्यूबरनेटिस की, तो क्यूबरनेटिस में क्या होता है कि आपका 1, 2 एंड 3 अलग हो जाता है। आप सीधे 4 से काम करते हैं। तो अगर आप एक डेवलपर हैं, आप एक डिप्लॉयमेंट के बंदे हैं, तो आपका जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यहाँ से शुरू होता है क्यूबरनेटिस के अंदर। ऐप डिपेंडेंसी से एप्लीकेशन, ये 2 काम आप सिर्फ करते हैं। नीचे के जो लेयर है वो कंप्लीटली प्लेटफॉर्म के पास आ जाता है, बट दैट डजंट मीन कि आपका स्टैक पूरा नहीं होता। आपका स्टैक हमेशा पूरा होता है। अगर आपका स्टैक पूरा नहीं होगा तो आपका कोई भी एप्लीकेशन नहीं चलेगा। तो प्लीज रिमेंबर कि आपके क्या कहते हैं, हमेशा पांचों लेयर्स पूरी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि पांचों लेयर कहाँ से आ रही हैं। इवन दो आपका, अगर मान लो कि प्लेटफॉर्म टीम, आप मान लीजिए कि आप एक एप्लीकेशन में काम करते हैं आज की डेट में, और आप क्यूबरनेटिस के ऊपर टॉप पे डिप्लॉयमेंट करते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली इट इज एज्यूम कि आपको नीचे की नॉलेज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि लेयर नंबर 1, 2 एंड 3 जो है वो आपके प्लेटफॉर्म टीम के पास होगी। आपका उसमें कोई रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगा। आप 4 एंड 5 पे काम करते हैं, बट दैट डजंट मीन कि आपको 1, 2 एंड 3 के बारे में पता नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि 1, 2 एंड 3 भी होता है, वो आपके पास नहीं, वो प्लेटफॉर्म के पास है। तो इस तरीके से आपका स्टैक कंप्लीट होता है। तो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। और इसके साथ मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ कि आपने ये सेशन अटेंड किया। मैंने पूरी तरह से कोशिश किया कि आपको वो बेसिक लेवल पे सब कुछ समझाऊं जितना मुझे पता है, ठीक है। आपको एक ऐसा रेडी बना दिया है कि आप अब क्यूबरनेटिस खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं और आप नई नई चीजें पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अभी हम नेक्स्ट 5 मिनट के लिए फोरम को ओपन करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए। कृष्णा, मेरे यार एक दो सवाल और थे। सॉरी, मैं ज्यादा सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि शायद मुझे पता नहीं है चीजें, बट फिर भी एक मैं टर्मिनोलॉजी सुनता हूँ अपने यहाँ कंपनी में कि नेम स्पेस है। हम्म। ठीक है, जब भी क्यूब सीटीएल कमांड चलाते हैं तो हमेशा -n नेम स्पेस वैल्यू डालते हैं। वो उसमें उसका क्या मतलब होता है नेम स्पेस का? जैसे मैं एक पर्टिकुलर चार्जिंग नोड पे काम करता हूँ, या मैं पर्टिकुलर एक प्रोविजनिंग नोड पे काम करता हूँ, या किसी और नोड पे काम कर रहा हूँ, तो मतलब क्या सब कोएग्जिस्ट कर सकती है नेम स्पेस अगर अलग अलग हो, या एक ही नेम स्पेस में रहेगा? मुझे थोड़ा उसमें क्लैरिटी चाहिए थी। यार नेम स्पेस एक्चुअली क्यूबरनेटिस में बहुत ज्यादा यूज होता है ना, नेम स्पेस बहुत हाँ। चलता है। नेम स्पेस बेसिकली क्या करता है ना, कि आप मान लो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन चला रहे हो, ठीक है।
जैसे मान लो आप कहते हो कि मैं एग्जाम्पल के लिए बोलो कि आप एक आईटी के बंदे हो, एक एचआर का कोई है, और आप मान लो एक कोई फाइनेंस वाला है। तो जी। नेम स्पेस बेसिकली डोनेट डिनोट करता है कि वो किस डोमेन के की एप्लीकेशन डिप्लॉय हो रही हैं। तो मान लो अगर आप कंप्लीट प्लेटफॉर्म पे सिर्फ आप काम करते हो, तो उस केस में आपके लिए नेम स्पेस का इतना मैटर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कंप्लीट डोमेन को आप यूज कर रहे हो। अगर आप उसको ओके। ब्रेक कर देते हो सब डोमेन्स में कि नहीं ये तो ये टीम ए है, टीम बी है और टीम सी है, तो उस केस में फिर आपके जो डोमेन्स हैं, नेम स्पेस है, वो ब्रेक हो जाते हैं 3 अलग-अलग नेम स्पेस में। तो नेम स्पेस ओके। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है कि टीम्स का, कि मान लो आपने एक टीम की अपनी एप्लीकेशन चला रहे हो, एक टीम की अलग हम्म, एप्लीकेशन चला रहे हो, तो वो जस्ट उसको ही डिनोट करता है नेम तो स्पेस। अगर अगर मैं कहूँ जो आपने बताया कि हम्म फॉर एग्जांपल मैं आईटी में काम करता हूँ, हम्म, कोई कोई किसी और में हाँ हाँ एचआर में काम करता है, कोई फाइनेंस में, 3 टीमें मैं मान लूँ, हाँ तो हाँ, 3 नेम स्पेस होने चाहिए। 3 तो नेम स्पेस। तीनों नेम स्पेस के अलग अलग मास्टर नोड होंगे, अलग अलग वर्कर नहीं नहीं नोड नहीं, होंगे, अलग अलग। ना 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 ना, देखो अगर कंप्लीट क्यूबरनेटिस को आप अगर मिलके ऑक्यूपाई कर रहे हो, ठीक है, अगर एक क्यूबरनेटिस मान लो आपने डिप्लॉय किया है और उसके ऊपर ही सारी टीम्स अपना काम करती हैं, तो दैट मीन्स कि आप सभी टीम उसी को यूज कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, अगर आप ये बोलते हो कि नहीं मेरा अपना कंप्लीट आर्किटेक्चर मेरे पास है, मैंने सिर्फ अपने एप्लीकेशन के लिए ही पूरा क्यूबरनेटिस डिप्लॉय किया है, तो उस केस में आप एक ही नेम स्पेस रख सकते हो, उसी नेम स्पेस में आप पूरा प्लेटफॉर्म आपका हो गया। नेम स्पेस जस्ट डिनोशन है। अब आप कहते हो कि नहीं मेरे पास 3 नेम स्पेस है तो इसका मतलब है 3 कंट्रोलर होंगे, नहीं ऐसा नहीं होता है। एक प्लेटफॉर्म के 3 कंट्रोलर होते हैं, वो 3 कंट्रोलर होंगे, 5 वर्कर होंगे मान लो, या 6 वर्कर होंगे, 2 एज नोड होंगी। उन्हीं को ही नेम स्पेस के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है, अगर वो अलग अलग टीम्स को दिया गया है तो। अगर नहीं दिया गया तो आप सिंगल नेम स्पेस पूरे कंट्रोल एनवायरनमेंट पे चला सकते हो। ठीक है, थैंक यू, ये भी समझ में आ गया। ठीक है। अच्छा कृष्णा, एक और चीज, जैसे मैंने देखा था कि ये बोलते हैं कि एक होता है नोड पोर्ट टाइप का होता है, एक होता है लोड बैलेंसर टाइप का होता है। हम्म तो इसमें लोड बैलेंसर टाइप का हमारा वो होगा जो हमारा एज वाला पोर्ट है, राइट? हम्म, और नोड पोर्ट कोई भी वर्कर या मास्टर कोई भी हो सकता है, या उसमें भी वर्कर कोई स्पेसिफिक टाइम होता है और मास्टर का अलग टाइप का होता है? ये जो पॉड्स बनाई जाती है ना, तो क्या होता है कि हाँ। पॉड्स जो है आजकल क्या होता है कि आज की डेट में जो कंट्रोलर है ना, उसके भी अपने हम्म, पॉड्स होते हैं, वो भी अब कंटेनर बेस्ड हो गया है। तो मतलब ये हम्म, कहने का कि अगर मान लो ये कंटेनर मास्टर नोड है, कंट्रोलर नोड है, अब उस पर 5 हम्म, तरीके की सर्विस चल रही है, तो जो 5 हम्म, तरीके की सर्विस है ना, वो भी खुद एक कंटेनर बेस्ड बन गया है। तो मतलब उसके भी 5 पॉड होते हैं अपने, वो 5 पॉड जो हैं वो कंटेनर के हो अपने क्या कहते हैं कंट्रोलर के होते हैं। ऐसे ही आपके एप्लीकेशन के पॉड्स होते हैं। तो जब आप पॉड डिफाइन करते हो ना, डेफिनेशन के टाइम पे जब आप पॉड डिफाइन करते हो, जब आप अपनी टेम्पलेट जनरेट करते हो, तो आपको बताना पड़ता है कि जो आपका पॉड है वो क्या है। मतलब वो सर्विस है या लोड बैलेंसर है, किस टाइप का पॉड है ये, ताकि प्लेटफॉर्म को पता रहे कि हाँ ये किस तरीके का पॉड आप डिप्लॉय कर रहे हो। कॉपीज बतानी होती है कि कितनी कॉपीज आप उसकी रखना चाहते हो, 5 कॉपी रखना चाहते हो, 2 कॉपी रखना चाहते हो। आपको उसकी मेटा डेटा बतानी पड़ती है कि इसकी मेटा डेटा क्या होगी। तो ये कॉन्फ़िगरेशन टेम्पलेट फिलिंग वाला पार्ट होता है जब आप पॉड डिप्लॉय करते हो। मतलब आप बेसिकली डिस्क्राइब करते हो अपने पॉड को कि ये मैं पॉड डिप्लॉय करने जा रहा हूँ, ये पॉड सर्विस है, ये पॉड नोड का नहीं है, मतलब ये कंट्रोलर का पॉड नहीं है, ये सर्विस ये एप्लीकेशन का पॉड है। तो आपको बताना पड़ता है प्लेटफॉर्म को, तभी वो उसके अकॉर्डिंग वो एक्शन लेगा ना। हम्म, हम्म, ठीक, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन किसी और को पूछना हो? नहीं? अच्छा, तो इसके साथ हम सेशन ये वाला खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये तो हमारा क्यूबरनेटिस हो गया खत्म, ठीक है। कल से गोइंग फॉरवर्ड मैंने क्या किया कि मैंने एक सिंगल लिंक बना दिया है, सिंगल लिंक टू ज्वाइन सेशन। तो अभी आपको हर वीक हर डे हर एक सेशन के लिए अलग अलग लिंक की जरूरत नहीं है। टुमारो ऑनवर्ड्स आप एक सिंगल लिंक को कभी भी रीयूज कर सकते हो लॉगिन करने के लिए इस सेशन को, ठीक है। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा डीएनएस। ये एक प्रैक्टिकल सेशन होगा जिसमें हम सिर्फ 10 से 15 मिनट थ्योरी पढ़ेंगे, 40 मिनट्स के आसपास हम उसका प्रैक्टिकल डेमो देखेंगे। मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा डीएनएस। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि डीएनएस क्या कहते हैं, डीएनएस क्या होता है,
एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, ठीक है। डीएनएस एक सॉफ्टवेयर होता है ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी से। मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ कंप्लीटली ओपन सोर्स पढ़ा रहा हूँ, कोई भी हिडन टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ा रहा किसी भी कंपनी का, ठीक है। मैं आपको ओपन सोर्स से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी मार्केट में अवेलेबल है, मैं उनसे रिलेटेड आपको सेशंस दूंगा। तो कल हम डीएनएस के बारे में पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा डीएनएस कैसे काम करता है। डीएनएस मैं आपको बना के चला के दिखाऊंगा कि कैसे डीएनएस चलता है, ठीक है। तो आप में से जितने लोगों को इंटरेस्ट है डीएनएस के बारे में, या जो लोग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पढ़ने के इंटरेस्टेड मतलब इच्छुक है, वो लोग कल का सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि मे बी शायद कल सेशन ना भी हो, वो मैं आपको मॉर्निंग में क्लियर कर दूंगा अगर नहीं होता है, मे बी सम पर्सनल रीजन। बट आप ये मान के चलें कि कल जो सेशन अगर होता है तो इट विल बी ऑन डीएनएस, अदरवाइज नेक्स्ट संडे तो सैटरडे तो होगा ही पक्का, ठीक है। तो हम डीएनएस पढ़ेंगे, मैं आपको प्रैक्टिकली लैब करके दिखाऊंगा, मैं आपको बना के दिखाऊंगा डीएनएस। तो इंटरेस्टिंग सेशन होगा, आपको दिखेगा। अभी तक तो हम थ्योरी पढ़ रहे थे, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास क्यूबरनेटिस की कोई लैब नहीं है। आई एम ट्राइंग हार्ड कि मैं आपको की एक लैब बनाऊं, और मैं आपको लैब की भी सेशन दूंगा कि कैसे लैब बनाते हैं, और उसको चलाने के भी सेशन दूंगा। तो अगर मैं सक्सेसफुल हुआ तो मैं डेफिनेटली आपको एक सेशन दूंगा इसके ऊपर। हम डीएनएस पढ़ेंगे, और उसके बाद अभी नाउ आई एम प्लानिंग कि मैं आपको पीसेस क्लस्टर भी पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स। आपको पीसेस का रेड हैट पीसेस क्लस्टरिंग सिखाऊंगा कि क्लस्टर कैसे बनाया जाता है, कैसे 2-3 सर्वर्स को आपस में क्लस्टर में जोड़ा जाता है, वो भी एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो ये मेरे अपकमिंग प्लान्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अलाइन हो सकते हैं। अगर आप रियली इंटरेस्टेड है तो आप क्लास ज्वाइन करें, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, बिकॉज यहाँ पे हम लाइव इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से। अदरवाइज आप वीडियो फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पे, जो हमने नया कॉन्सेप्ट शुरू किया है वो वो अलग चीज है। बाकी क्लास इज मोर इम्पोर्टेंट, यहाँ पे आप और मैं आपस में बात करते हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं इन्फॉर्मेशन। तो इसके साथ मैं थैंक यू बोलता हूँ आप लोगों को, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का दिन अच्छा जाए, कल मिलते हैं, होपफुली कल मिलते हैं। थैंक यू कृष्णा। सेम टाइम थैंक पे यू रहता है ये 4 to 5? 4 to 5 रहता है, हाँ। ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा सेशन था।